500 साल बाद, जब धरती बदल चुकी थी, जब इंसानों ने देव पशुओं के साथ अपनी किस्मत जोड़ ली, शुरू हुआ द डिवाइन बीस्ट ईरा, एक ऐसा युग जहां ताकत ही पहचान है, जहां कमजोरों का अस्तित्व मिट जाता है और केवल जागृत आत्माएं इतिहास लिखती हैं। लेकिन इस युग में जन्मा एक युवक, जिसे मिला साधारण वरदान नहीं, बल्कि गॉड टियर टैलेंट। उसका नाम है अद्वैत सूर्यवंशी। जब दुनिया शक्ति के लिए लड़ रही थी, वो अपनी नियति के लिए जाग रहा था। देव पशु गरजेंगे, राज्य गिरेंगे और एक नया सम्राट उठेगा। फायर द डिवाइन बीस्ट ईरा, राइज ऑफ अद्वैत सूर्यवंशी फायर। और सुनिए, बहुत जल्द फैंटेसी नॉवल वर्ल्ड पर लॉक एक्सक्लूसिव सब्सक्रिप्शन शुरू होने वाला है। लॉक, जहां आपको मिलेंगे 1 अर्ली एक्सेस एपिसोड्स, 1 स्पेशल पावर रिवील्स, 1 बिहाइंड द सीन्स वर्ल्ड सीक्रेट्स, 1 मेंबर्स ओनली बोनस कंटेंट। तो तैयार हो जाए, क्योंकि देव पशु युग अब रुकने वाला नहीं है। अगर आप इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो अभी वीडियो को लाइक करें, थम्स अप का चिन्ह, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल और कमेंट में लिखें फायर, मैं तैयार हूं देव पशु युग के लिए। फायर, फैंटेसी नॉवल वर्ल्ड, जहां कल्पना बनती है वास्तविकता। यह अद्वैत सूर्यवंशी की महागाथा का आरंभ है। 500 वर्ष बाद का भारत, जहां विज्ञान और वेदों की शक्ति एकाकार हो चुकी है। अध्याय 1, विश्वव्यापी दिव्य वंश साधना और मेरा ईश्वरीय वरदान। स्थान, चुन्नीलाल नवोदय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, भारतवर्ष, पश्चिमी क्षेत्र। समय, दोपहर के 2:30 बजे। आसमान में तैरते हुए विशालकाय एंटी ग्रेविटी प्लेटफार्मों के बीच विद्यालय के मुख्य प्रांगण में एक अजीब सी खामोशी छाई थी। हवा में ओजोन और प्राचीन जड़ी बूटियों की मिली जुली गंध तैर रही थी। ये केवल एक परीक्षा का दिन नहीं था, ये भाग्य के निर्धारण का दिन था। प्रधानाचार्य दीनदयाल उपाध्याय ने मंच पर कदम रखा। उनके गले में रुद्राक्ष की माला थी, जिसके भीतर सूक्ष्म नैनो चिप्स चमक रहे थे। उन्होंने अपनी आवाज को ध्वनि प्रसारक यंत्र के माध्यम से गूंजने दिया। विद्यार्थियों, मेरी बात को ध्यान से सुनो। आज जब तुम दिव्य प्राणी सायुज्य बीस्ट टेमिंग अवेकनिंग की साधना के लिए उस वेदी पर बैठोगे, तो तुम्हारा पूरा ध्यान केवल प्राणी संग्रह संहिता के चित्रों पर होना चाहिए। तुम्हारी एकाग्रता जितनी प्रगाढ़ होगी, तुम्हारे भीतर जागने वाली सिद्ध शक्ति टैलेंट रैंक उतनी ही उच्च होगी। उन्होंने एक क्षण का विराम लिया और फिर गंभीर स्वर में कहा, याद रहे, इस नए भारत में तुम्हारी श्रेणी ही तुम्हारा भविष्य है। जिसकी साधना प्रबल होगी, वही इस खंडित पृथ्वी की रक्षा करने योग्य बनेगा। शुभकामनाएं। भीड़ में खड़ा अद्वैत सूर्यवंशी शांत था, पर उसके भीतर विचारों का बवंडर उठा हुआ था। उसके बगल में खड़ा उसका मित्र सूर्या पसीने से तरबतर था। भाई अद्वैत, तूने सोचा है कि तू किसका ध्यान करेगा? सूर्या ने कांपती आवाज में पूछा। प्रधानाचार्य जी ने कहा है कि अगर ध्यान भटक गया तो शक्ति निम्न श्रेणी की रह जाएगी। अद्वैत ने अपनी गहरी आंखों से सामने स्थित नीले रंग की चेतनावेदी अवेकनिंग फॉर्मेशन को देखा। मैंने चुन लिया है सूर्या। क्या? कौन सा? उस किताब में 108 दिव्य पशुओं के चित्र हैं। क्या तूने उस वज्र व्याघ्र को चुना है, या फिर गरुड़ नख? अद्वैत मुस्कुराया, पर कुछ बोला नहीं। सूर्या नहीं जानता था कि अद्वैत इस दुनिया का होकर भी यहाँ का नहीं था। वह एक परलोकगामी ट्रांसमाइग्रेटर था। पिछले जन्म में वह भारत के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय में प्रवेश पा चुका था, लेकिन नियति उसे 500 साल बाद के इस उत्तर भारत में ले आई, एक ऐसी दुनिया जहां इंसान और दिव्य प्राणी मिलकर राक्षसों से लड़ते थे। इस दुनिया में 18 साल की उम्र में हर युवा को एक संस्कार से गुजरना पड़ता था। अगर आपके भीतर पशु साधना की शक्ति जागृत हो गई, तो आप एक प्राणी साधक बीस्ट मास्टर बन सकते थे। स्कूल ने सबको एक किताब दी थी जिसमें 108 शक्तिशाली प्राणियों के चित्र थे, वो प्राणी जो एक झटके में पूरे शहर को मटिया में कर सकते थे। पर अद्वैत संतुष्ट नहीं था। ये 108 प्राणी शक्तिशाली तो हैं, उसने मन ही मन सोचा, पर मेरे पूर्वजों के वेदों और पुराणों में वर्णित उन दिव्य देव प्राणियों के सामने ये फीके हैं। क्या होगा अगर मैं इस वेदी पर बैठकर किसी ऐसे जीव का ध्यान करूं जो इस दुनिया के अस्तित्व से भी पुराना है? यह एक जुआ था, एक भयंकर जोखिम। अगर उसने किसी ऐसे प्राणी का ध्यान किया जो इस दुनिया की चेतना प्रणाली में दर्ज नहीं है, तो उसकी साधना विफल हो सकती थी। वह जीवन भर के लिए एक सामान्य नागरिक बनकर रह जाता। पर अद्वैत सूर्यवंशी था, उसके नाम में ही सूर्य का तेज था। अगला, रुद्र प्रताप, श्रेणी F निम्न श्रेणी। मंच से उद्घोषणा हुई। एक छात्र मायूस होकर नीचे उतरा। इस दुनिया में शक्तियां 9 श्रेणियों में बंटी थी, F, A, D, C, B, A, S, SS और SSS। अधिकतर लोग F श्रेणी पर ही अटक जाते थे। C श्रेणी वाला छात्र पूरे जिले का गौरव माना जाता था, और B श्रेणी वाले को तो सीधे राजधानी से विशेष विमान लेने आता था। अगला, अद्वैत सूर्यवंशी। अद्वैत के कदम स्थिर थे। जैसे ही वह वेदी के केंद्र में खड़ा हुआ, चारों ओर लगी प्राचीन शिलाओं से नीली रोशनी निकलने लगी। अपनी आंखें बंद करो और उस दिव्य स्वरूप का आह्वान करो जिसे तुम अपना संरक्षक बनाना चाहते हो, निरीक्षक ने निर्देश दिया।
अद्वैत ने आंखें मूंद लीं। उसने उस किताब के 108 प्राणियों को अपने मस्तिष्क से निकाल फेंका। उसने अपनी चेतना को समय की गहराइयों में उतारा। उसने भारत की पौराणिक कथाओं के उस आदि देव का स्मरण किया जिसे समय का रक्षक कहा जाता है। चक्षु ज्योति, द टॉर्च ड्रैगन। अद्वैत के मन में एक विराट छवि उभरी। एक ऐसा महानाग जिसका मुख मनुष्य जैसा था, जिसका शरीर सिंदूरी लाल था और जिसकी लंबाई हजारों योजन थी, जिसके नेत्र खुलने से दिन होता था और बंद होने से प्रलयंकारी रात, जिसने कालचक्र को गति दी थी। अद्वैत ने ध्यान केंद्रित किया। उसके रोम रोम से एक प्राचीन ऊर्जा फूटने लगी। अचानक वेदी के चारों ओर लगी लाइटें तेजी से चमकने लगीं। पहले वे लाल एफ श्रेणी हुईं। निरीक्षक की आंखें चमक उठीं। लाल रोशनी और गहरी होती गई। क्या यह ए श्रेणी में बदलेगी? निरीक्षक ने फुसफुसाते हुए कहा। लेकिन तभी कुछ विचित्र हुआ। अद्वैत के मानस पटल पर उस महानाग चक्षु ज्योति ने अपनी आंखें खोलीं। एक अकल्पनीय दैवीय दबाव, डिवाइन माइट, वेदी के भीतर महसूस हुआ। अद्वैत को लगा जैसे उसका शरीर जल रहा है। वह ऊर्जा इतनी प्राचीन और इतनी शक्तिशाली थी कि इस आधुनिक मशीनरी की पकड़ में ही नहीं आ रही थी। लाइट्स का रंग तेजी से बदला। नारंगी, पीला, हरा, नीला, और फिर अचानक एक प्रचंड बैंगनी चमक के बाद सारी रोशनी गायब हो गई। मशीन शांत हो गई। पूरे प्रांगण में सन्नाटा छा गया। निरीक्षक ने चश्मा ठीक किया और मशीन के सूचक इंडिकेटर को देखा। वहां केवल एक मध्यम लाल रोशनी बची थी, सबसे कमजोर श्रेणी की सूचक। निरीक्षक ने ठंडी सांस ली और घोषणा की, अद्वैत सूर्यवंशी, श्रेणी एफ निम्नतम। भीड़ में कानाफूसी शुरू हो गई। सूर्य का चेहरा उतर गया। अद्वैत ने अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखों की पुतलियों में एक क्षण के लिए स्वर्ण ज्योति चमकी और फिर गायब हो गई। वह जानता था कि निरीक्षक गलत था। मशीन ने उसकी शक्ति को एफ इसलिए दिखाया क्योंकि वह उसकी असली ऊर्जा को नापने की क्षमता ही नहीं रखती थी। वह लाल रोशनी निम्न श्रेणी की नहीं थी, वह उस महानाग के क्रोध की पहली किरण थी। अद्वैत, मुझे दुख है बेटा, निरीक्षक ने सांत्वना दी, पर कम से कम तुम एक साधक तो बन पाए। अद्वैत मंच से नीचे उतरा। उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। उसे पता था कि उसने क्या जागृत किया है। उसने वह शक्ति जगाई थी जिसने शून्य से सृजन किया था। जैसे ही उसने अपना हाथ अपनी छाती पर रखा, उसे वहां एक सूक्ष्म कंपन महसूस हुआ। उसके भीतर एक ईश्वरीय प्रणाली, डिवाइन सिस्टम, जाग उठी थी और एक गूंज सुनाई दी। चेतावनी, आदि देव चक्षु ज्योति का अंश जागृत हो चुका है। श्रेणी, मापने योग्य नहीं। वर्तमान स्थिति, सुप्त। प्रथम अनुबंध के लिए तैयार। अद्वैत मुस्कुराया। दुनिया उसे एक विफल छात्र समझ रही थी, लेकिन उसे पता था कि आज से इस 500 साल पुराने भारत का इतिहास बदलने वाला है। अगले अंक में, क्या अद्वैत अपनी पहली दिव्य साधना को नियंत्रित कर पाएगा? और जब उसे अपना पहला प्राणी अनुबंध करना होगा, तो क्या वह किसी साधारण भेड़िए को चुनेगा या किसी पौराणिक जीव को? अध्याय 2, सामर्थ्य की पराकाष्ठा। स्थान, चुन्नीलाल नवोदय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का मुख्य प्रांगण। समय, दोपहर के 3:15 बजे। अद्वैत सूर्यवंशी शांति से वेदी से नीचे उतरा। उसके चेहरे पर न तो कोई शिकन थी और न ही कोई उत्साह। बाहर से देखने वालों के लिए वह एक असफल छात्र था जिसने सबसे निम्न श्रेणी एफ रैंक की शक्ति प्राप्त की थी। लेकिन अद्वैत के भीतर एक अलग ही संसार जन्म ले चुका था। उसने अंततः कुछ न कहना ही बेहतर समझा। अगर वह सच बता देता कि उसने एक ईश्वरीय श्रेणी, डिवाइन रैंक की शक्ति को जागृत किया है, तो शायद इस दुनिया का विज्ञान उसे समझ ही न पाता। ईश्वरीय श्रेणी, यह एक ऐसा शब्द था जो भारतवर्ष के 500 साल के इतिहास में कभी नहीं सुना गया। आम जनमानस और महान आचार्यों की समझ के अनुसार महासिद्ध श्रेणी एसएसएस रैंक की शक्ति की अंतिम सीमा थी। मैं उन्हें क्या समझाता? अद्वैत ने मन ही मन सोचा। क्या मैं उनसे कहता कि मैंने उस चक्षु ज्योति टॉर्च ड्रैगन का आह्वान किया है जिसके एक निमिष मात्र से कालचक्र चलता है? वे लोग तो उस महानाग के अस्तित्व को ही एक काल्पनिक कथा मानते हैं। यह एक बंद गली की तरह था। सबसे बड़ी बात यह थी कि जब उसकी शक्ति जागृत हुई तो वेदी से लाल रोशनी निकली थी। लाल रंग यानी सबसे कमजोर श्रेणी। अब अगर अद्वैत छाती ठोककर चिल्लाता भी कि उसके पास ईश्वरीय शक्ति है, तो लोग उसे पागल समझते। इसलिए एक असफल छात्र बनकर रहना ही फिलहाल उसकी सबसे बड़ी ढाल थी। परंतु वास्तव में अद्वैत ने जो जागृत किया था वह था ईश्वरीय प्राणकोष्ठ, गॉड लेवल बीस्ट टेमिंग स्पेस। इस भविष्यत भारत में हर साधक अपनी शक्ति जागृत करने के बाद अपने भीतर एक प्राणकोष्ठ, बीस्ट टेमिंग स्पेस खोलता है। सामान्यतः ये कोष्ठ केवल एक विश्राम स्थल होता है जहां दिव्य प्राणी पेट बीस्ट्स विश्राम करते हैं। लेकिन अद्वैत का ये कोष्ठ किसी दिव्य वरदान से कम नहीं था। अद्वैत की अंतरात्मा में इस कोष्ठ की 3 विशेष सिद्धियां, अट्रिब्यूट्स उभर रही थीं। 1. अति तीव्र संवर्धन, हाई स्पीड ग्रोथ। ये कोष्ठ किसी भी दिव्य प्राणी के विकास की गति को कई गुना बढ़ा सकता था। यदि किसी जीव को शावक से वयस्क बनने में 2 वर्ष लगते, तो अद्वैत के कोष्ठ में वह केवल 1 वर्ष में पूर्ण शक्तिशाली बन जाता।
यह न केवल समय की बचत थी, बल्कि धन और संसाधनों की भी बचत थी। एक साधारण परिवार के लड़के के लिए, जिसे अपनी बहन आन्या और घर का ख्याल रखना था, ये सिद्धि किसी खजाने से कम नहीं थी। 2. प्रतिभा संवर्धन, टैलेंट एनहांसमेंट, ये सबसे भयानक सिद्धि थी। इस दुनिया में प्राणियों की योग्यता, एप्टीट्यूड निश्चित होती थी। कांस्य, रजत, स्वर्ण, प्लेटिनम, हीरा, सम्राट, अधिपति और अंत में पौराणिक मिथिकल। एक बार प्राणी जिस योग्यता के साथ पैदा हुआ, उसे बदलना असंभव माना जाता था। लेकिन अद्वैत का कोष्ठ निरंतर अभ्यास और साधना से अपने भीतर रहने वाले प्राणी की योग्यता को बढ़ाकर उसे पौराणिक स्तर तक ले जा सकता था। 3. क्षण आह्वान, इंस्टेंट समन, सामान्यतः एक साधक को अपने प्राणी को बुलाने के लिए अपनी मानसिक ऊर्जा, मेंटल एनर्जी से एक जटिल आह्वान चक्र, समनिंग सर्कल बनाना पड़ता था। इसमें समय लगता था और युद्ध के मैदान में एक पल की देरी मृत्यु का कारण बन सकती थी। लेकिन अद्वैत को किसी चक्र की आवश्यकता नहीं थी। वह केवल एक सोच मात्र से अपने प्राणी को प्रकट कर सकता था। जैसे कोई योद्धा बिना तलवार निकाले ही वार कर दे। ये तीनों सिद्धियां अद्वैत को अजेय बनाने वाली थीं। और सबसे डरावनी बात, ये प्राणकोष्ठ अभी विकसित हो रहा था। जैसे जैसे अद्वैत की अपनी साधना रैंक बढ़ती, इसमें नई शक्तियां जुड़ती जातीं। अद्वैत खुद भी दंग था। मुझे पता था कि यह शक्तिशाली होगा, पर इतना शक्तिशाली, इसकी तो मैंने कल्पना भी नहीं की थी। भाई अद्वैत, उदास मत हो। F श्रेणी भी बुरी नहीं होती। हमारे शहर के कई बड़े अधिकारी और रक्षक भी कभी F श्रेणी के ही थे। अद्वैत के विचारों की श्रृंखला तब टूटी जब उसके मित्र सूर्या ने आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। सूर्या की आंखों में अपने मित्र के लिए सच्ची सहानुभूति थी। अरे भाई, असली ताकत तो उस प्राणी में होती है जिसे तुम पालते हो। अगर तुम्हारा प्राणी उच्च योग्यता वाला हुआ, तो F श्रेणी वाला भी आसमान छू सकता है। सूर्या ने उसे ढांढस बंधाया। अद्वैत धीरे से मुस्कुराया। चिंता मत कर सूर्या, मैं ठीक हूँ। तभी आचार्य ने सूर्या का नाम पुकारा। सूर्या ने एक बार फिर अद्वैत को देखा और वेदी की ओर बढ़ गया। आसपास के सहपाठी भी अद्वैत को सांत्वना देने लगे। अद्वैत भाई, सूर्या सही कह रहा है। हम सब जानते हैं कि उच्च श्रेणी तो अपवाद होती है, F श्रेणी ही इस दुनिया की सच्चाई है। अद्वैत को समझ नहीं आ रहा था कि वह हंसे या रोए। वह शांत इसलिए नहीं था क्योंकि वह दुखी था, बल्कि इसलिए क्योंकि वह अपने भीतर जागृत हुई उस ईश्वरीय प्रणाली के डेटा को समझने की कोशिश कर रहा था। अचानक एक चमकदार पीली रोशनी ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। ये रोशनी सूर्या के शरीर से निकल रही थी। वेदी के पास खड़े मुख्य आचार्य की आवाज गूंजी, सूर्या, श्रेणी डी, मध्यम श्रेणी। वाह, क्या बात है। चारों ओर शोर मच गया। सबकी आंखों में सूर्या के लिए ईर्ष्या और सम्मान था। श्रेणी डी मिलने का मतलब था कि सूर्या अब कल से विद्यालय की विशिष्ट कक्षा, एलीट क्लास में बैठेगा। उसे विशेष भोजन, सरकारी वजीफा और बेहतरीन प्रशिक्षण मिलेगा। भविष्य में उसे किसी उच्च अकादमी में बिना परीक्षा के प्रवेश मिल सकता था। सूर्या वापस आया और उसने अद्वैत का हाथ थाम लिया। भाई, मैं चाहे कितनी भी ऊंची श्रेणी पा लूं, तू हमेशा मेरा बड़ा भाई ही रहेगा। अद्वैत ने उसकी पीठ थपथपाई। शाबाश सूर्या, तूने गर्व महसूस कराया। इसके बाद की साधना प्रक्रिया सामान्य रही। अधिकांश छात्रों को F श्रेणी ही मिली। कभी कभार कोई A श्रेणी वाला निकल आता तो तालियां बज जातीं। लेकिन असली धमाका तब हुआ जब विद्यालय की सबसे सुंदर और मेधावी छात्रा अवनी शर्मा मंच पर पहुंची। जैसे ही अवनी ने आंखें बंद की, पूरी वेदी से एक नीली और फिर तीव्र आसमानी रोशनी, सायान लाइट निकलने लगी। वातावरण में एक ठंडक सी छा गई। हे भगवान, क्या मेरी आंखें सच देख रही हैं? ये B श्रेणी है, शुद्ध श्रेणी, बीज सिद्ध श्रेणी। अवनी सिर्फ सुंदर ही नहीं है, उसकी साधना शक्ति भी दैवीय है। ये तो सरासर नाइंसाफी है। प्रांगण में मौजूद छात्र पागल हो उठे। 20 सालों बाद चुन्नीलाल विद्यालय से कोई B श्रेणी का साधक निकला था। ये खबर जंगल की आग की तरह पूरे जिले में फैलने वाली थी। विद्यालय के प्रधानाचार्य दीनदयाल उपाध्याय, जो अब तक शांत खड़े थे, खुद चलकर अवनी के पास आए। उन्होंने बिना समय गंवाए अवनी को अपने साथ ले लिया ताकि उसकी सुरक्षा और आगे की शिक्षा का विशेष प्रबंध किया जा सके। अवनी जैसी प्रतिभा को अब सरकार अपनी देखरेख में रखने वाली थी। जैसे ही अवनी दूर गई, छात्रों का एक गुट अद्वैत के पास आया। अद्वैत, बड़े अफसोस की बात है भाई, एक छात्र ने मजे लेते हुए कहा। हाँ यार, अवनी का झुकाव तेरी तरफ साफ दिखता था, पर अब वो B श्रेणी की सिद्ध साधिका है और तू F श्रेणी का साधारण छात्र। अब तो उम्मीद ही छोड़ दे। सही कह रहा है। अगर तूने पहले ही उसे प्रपोज कर दिया होता तो शायद आज बात कुछ और होती। अब तो वो ऊंचे आसमान की चिड़िया बन गई है। अद्वैत ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसे पता था कि अवनी उसे पसंद करती थी, पर उसका लक्ष्य प्रेम प्रसंग नहीं, बल्कि उस चक्षु ज्योति के गौरव को वापस लाना था। चुप रहो तुम लोग, सूर्या ने उन्हें झिड़का। भाई अद्वैत, तू चाहे तो अभी जाकर उससे बात कर सकता है। मुझे नहीं लगता कि अवनी श्रेणी देखकर व्यवहार बदलेगी।
रहने दे सूर्या, अभी इन सब बातों का समय नहीं है, अद्वैत ने शालीनता से बात काट दी। कुछ देर बाद जब सबकी साधना प्रक्रिया समाप्त हो गई तो मुख्य आचार्य ने सबको संबोधित किया। विद्यार्थियों, अब समय है ध्यान मेडिटेशन के माध्यम से अपने प्राणकोष्ठ बीस्ट टेमिंग स्पेस के द्वार खोलने का। मैं यहाँ आप सबकी सुरक्षा के लिए रक्षा कवच बना रहा हूँ। बैठ जाए और अपने भीतर उतरिए। सभी छात्र पालथी मारकर बैठ गए। ये वह क्षण था जब उन्हें अपने आंतरिक संसार के दर्शन होने थे। अद्वैत ने भी आंखें मूंद लीं। उसे उत्सुकता थी उसका ईश्वरीय प्राणकोष्ठ अंदर से कैसा दिखता है। क्या वह भी दूसरों की तरह एक छोटा सा अंधेरा कमरा होगा या फिर कुछ और। जैसे ही अद्वैत ने अपनी चेतना को अपने हृदय की गहराइयों में उतारा, उसे एक तीव्र लाल चमक दिखाई दी। वह चमक उसे खींचकर ले गई। जब उसने अपनी चेतना की आंखें खोलीं तो वह दंग रह गया। वह किसी कमरे में नहीं था, वह एक विशाल ब्रह्मांड के केंद्र में खड़ा था। नीचे बहता हुआ लाल लावा जैसा तेज, ऊपर चमकते हुए नक्षत्र और चारों ओर एक ऐसी ऊर्जा जो साक्षात महाकाल की उपस्थिति का आभास करा रही थी। तभी उसके सामने एक विशाल सिस्टम स्क्रीन तैरने लगी। दिव्य संदेश, आपका ईश्वरीय प्राणकोष्ठ पुनर्तः सक्रिय है। वर्तमान स्तर 1, कोष्ठ का विस्तार 1000 वर्ग किलोमीटर। विशेष सूचना, आपके कोष्ठ में काल प्रवाह टाइम फ्लो बाहर की दुनिया से 10 गुना तेज है। अद्वैत का गला सूख गया। 10 गुना तेज, यानी अगर मेरा कोई प्राणी यहाँ 10 दिन बिताएगा तो बाहर केवल 1 दिन बीतेगा। ये तो केवल शुरुआत थी। प्रणाली सक्रिय, प्रथम दिव्य प्राणी की खोज करें। आपके कोष्ठ की ऊर्जा के कारण आप केवल उन प्राणियों के साथ अनुबंध कर सकते हैं जिनमें देवत्व या प्राचीन रक्त का अंश हो। अद्वैत गहरी सांस लेने लगा। अब उसे एक ऐसे प्राणी की तलाश थी जो इस ईश्वरीय कोष्ठ के लायक हो। साधारण पशु इस ऊर्जा को सहन ही नहीं कर पाते, वे तुरंत भस्म हो जाते। तभी कोष्ठ के एक कोने से एक मन सी आवाज आई। एक ऐसी आवाज जो किसी प्राचीन मंदिर की घंटी जैसी थी। अद्वैत उस आवाज की ओर बढ़ा। वहां लाल बादलों के बीच कुछ चमक रहा था। नाटकीय मोड़। क्या अद्वैत को अपना पहला दिव्य साथी मिल गया है? क्या वह कोई भयानक दैत्य है या कोई भूला बिसरा देवता? और जब कल स्कूल में प्राणी चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी तो अद्वैत दुनिया के सामने अपनी शक्ति को कैसे छिपाएगा? अध्याय 3, मेरे भारत के पौराणिक देव प्राणी ही सर्वश्रेष्ठ हैं। स्थान, चुन्नीलाल नवोदय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, साधना कक्ष। समय, दोपहर के 3:45 बजे। भविष्यत भारत के विद्यालयों में प्राणकोष्ठ बीस्ट टेमिंग स्पेस खोलने की विधि प्रथम वर्ष से ही रटाई जाती है। हर छात्र ने अपने मन में हजारों बार इसका अभ्यास किया होता है। इसलिए विद्यार्थियों के लिए यह कोई नई बात नहीं थी, बस अपनी सीखी हुई विधि को क्रियान्वित करना था। जैसे ही अद्वैत पद्मासन की मुद्रा में बैठा और गहरा ध्यान मेडिटेशन शुरू किया, उसे स्पष्ट महसूस हुआ कि उसकी चेतना ने पलक झपकते ही अनंतकाल और अंतरिक्ष को पार कर लिया है। उसकी आत्मा ब्रह्मांड के किसी सुदूर शून्य में जा पहुंची। ये पिछले अभ्यासों जैसा क्यों नहीं है? अद्वैत की बाहें थोड़ी सी कुढ़ीं, लेकिन उसने तुरंत खुद को शांत कर लिया। उसके पास एक ऐसी ईश्वरीय श्रेणी की शक्ति थी जो इस पूरे भारतवर्ष के इतिहास में कभी नहीं देखी गई थी। तो उसके प्राणकोष्ठ का खुलना भी सामान्य व्यक्ति जैसा कैसे हो सकता था? सामान्यतः जो सिखाया गया था उसके अनुसार ध्यान लगाने के बाद चेतना को ज्ञान चक्षु के माध्यम से एक धुंधले क्षेत्र मिष्टी जोन में पहुंचना चाहिए था। वहां अपनी मानसिक शक्ति मेंटल एनर्जी का उपयोग करके उस धुंध को छिन्न भिन्न करना होता था। आप जितनी दूर तक की धुंध हटा पाते, आपका प्राणकोष्ठ उतना ही बड़ा होता। पर अद्वैत के मामले में स्थिति एकदम विपरीत थी। उसके चारों ओर कोई धुंध नहीं थी, बस एक अनंत गहरा शून्य था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कोष्ठ कैसे खोले। अभी अद्वैत थोड़ा असमंजस में ही था कि बिना किसी पूर्व सूचना के उसके बगल के शून्य में अचानक 100 मीटर ऊंचा एक प्रचंड काला भंवर ब्लैक वॉर्टेक्स प्रकट हुआ। उससे निकली एक अकल्पनीय आकर्षण शक्ति ने अद्वैत की चेतना को अपनी ओर खींच लिया। वह चाहकर भी प्रतिरोध नहीं कर सका और उस भंवर के भीतर समा गया। उसे लगा जैसे युग बीत गए हों, पर शायद वह पलक झपकने जितना समय था। जब अद्वैत की चेतना ने दोबारा आंखें खोलीं तो वह एक बिल्कुल नए संसार में था। यह एक छोटा सा समुद्री द्वीप था। द्वीप लगभग 5 किलोमीटर लंबा और चौड़ा था। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी, ऊंचे ऊंचे वृक्ष, औषधीय वनस्पतियां और दिव्य फूलों की महक। द्वीप के केंद्र में एक विशाल पर्वत शिखर था जो बादलों को चीरता हुआ ऊपर जा रहा था। सफेद बादलों के प्रवाह के कारण उस पर्वत का पूर्ण स्वरूप दिखाई नहीं दे रहा था। अद्वैत को एक पल के लिए भ्रम हुआ। उसे लगा जैसे वे तैरते हुए सफेद बादल कोई साधारण कोहरा नहीं, बल्कि एक विशालकाय दिव्य नाग थे जो पर्वत के चारों ओर कुंडली मारकर लिपटे हुए थे और उस शिखर की रक्षा कर रहे थे। द्वीप के चारों ओर नीला विशाल सागर था, जिसकी लहरें किनारों से टकराकर मधुर संगीत उत्पन्न कर रही थीं। हालांकि अद्वैत केवल 5 किलोमीटर के दायरे में ही देख पा रहा था, उससे आगे सब कुछ एक रहस्यमय आभा केओस से ढका हुआ था।
यह मेरा प्राणकोष्ठ है। अद्वैत को वास्तविकता समझने में काफी समय लगा। वह एक बार फिर स्तब्ध था। सामान्यतः एक ही श्रेणी के साधकों के प्राणकोष्ठ का आकार उनकी मानसिक शक्ति पर निर्भर करता है, पर उनमें बहुत बड़ा अंतर नहीं होता। उदाहरण के लिए, एक एफ श्रेणी का साधक आमतौर पर 10 से 15 वर्ग मीटर का कोष्ठ खोल पाता है, एक बेडरूम के बराबर। बड़े दिव्य प्राणियों के लिए तो वहां सांस लेना भी मुश्किल होता है। हर उच्च श्रेणी के साथ यह आकार लगभग दोगुना होता जाता है। सूर्या की डी श्रेणी के हिसाब से उसका कोष्ठ लगभग 40 वर्ग मीटर का होगा। अवनी शर्मा की बी श्रेणी का कोष्ठ 160 वर्ग मीटर तक पहुंच सकता है। यहां तक कि अगर किसी को एसएसएस श्रेणी महासिद्धक मिल जाए तो उसका कोष्ठ भी लगभग 2500 वर्ग मीटर फुटबॉल के मैदान का 1/3 ही होगा। पर अद्वैत ने सीधे एक द्वीप से शुरुआत की थी, 5 किलोमीटर चौड़ा और लंबा, यानी 25 वर्ग किलोमीटर, जो कि 2.5 करोड़ वर्ग मीटर के बराबर था। यह एसएसएस श्रेणी के साधक से भी 10,000 गुना बड़ा था। एक और महत्वपूर्ण बात थी कोष्ठ का वातावरण। चूंकि दूसरों के कोष्ठ धुंध को हटाकर बनाए जाते थे, इसलिए शुरुआत में वे खाली और निर्जीव कमरों जैसे होते थे। साधकों को अपने प्राणियों के रहने योग्य वातावरण बनाने के लिए सालों मेहनत करनी पड़ती थी और बहुत सा धन खर्च करना पड़ता था। पर अद्वैत के कोष्ठ में सब कुछ पहले से ही था। पर्वत, समुद्र, नीला आकाश, सफ़ेद बादल, शुद्ध हवा। ये दिव्य प्राणियों के लिए एक स्वर्ग था। चाहे वो जलचर हों, थलचर हों या नभचर, सबके लिए यहाँ उत्तम स्थान था। इतना सब देखने के बाद अद्वैत अगर हैरान न होता तो वह इंसान ही नहीं होता। वाकई मेरे भारत के पौराणिक देव प्राणी और उनकी शक्ति इस दुनिया के प्राणियों से कहीं अधिक महान है। जब वह होश में आया तो अद्वैत ने मन ही मन एक गहरी सांस ली। उसे पता था कि यह सब उस चक्षु ज्योति टॉर्च ड्रैगन की कृपा थी। अगर उसने स्कूल की किताब वाले उन 108 साधारण प्राणियों का ध्यान किया होता तो उसे शायद एक अच्छी श्रेणी मिल जाती, पर यह ईश्वरीय पद कभी नहीं मिलता। एक विचार मात्र से अद्वैत की चेतना उसके शरीर में लौट आई। उसने महसूस किया कि उसका अपने प्राणकोष्ठ के साथ एक अटूट संबंध बन चुका है। उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और खड़ा हो गया। उसके आसपास के अधिकांश छात्रों ने अपना अपना कोष्ठ खोल लिया था। बस कुछ उच्च श्रेणी वाले छात्र, जैसे सूर्या, अभी भी ध्यान की मुद्रा में थे। आखिर कोष्ठ जितना बड़ा होता, उसे खोलने में उतना ही अधिक समय लगता था। जिन छात्रों का काम पूरा हो गया था, वे बेहद उत्साहित दिख रहे थे। नियम के अनुसार अब उन्हें विद्यालय के प्रजनन केंद्र ब्रीडिंग सेंटर जाना था, जहां उन्हें अपना पहला प्राणी शावक पेट बीस्ट कप मुफ्त में मिलना था। जाहिर है, स्कूल में पाले गए इन प्राणियों की योग्यता एप्टीट्यूड बहुत ऊंची नहीं होती थी। पर बाजार में जहां एक अच्छी योग्यता वाले शावक की कीमत लाखों में होती थी, वहां स्कूल का यह उपहार मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए एक वरदान था। कुछ देर बाद जब सभी छात्र जाग गए तो मुख्य निरीक्षक उन्हें लेकर प्रजनन केंद्र की ओर बढ़े। अब तुम लोग अपने लिए एक साथी चुन सकते हो। चुनाव करने के बाद बस अपना पंजीकरण रजिस्ट्रेशन कराना और तुम घर जा सकते हो। निरीक्षक ने सूर्या की ओर देखते हुए कहा, सूर्या, तुम्हें यहाँ से चुनने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे साथ चलो। इतना कहकर वे सूर्या को विशेष कक्ष की ओर ले गए। बाकी छात्र ईर्ष्या भरी नजरों से देखते रह गए। सूर्या की डी श्रेणी उसे यह विशेषाधिकार देती थी कि वह स्कूल के सबसे बेहतरीन और दुर्लभ प्राणियों में से एक चुन सके। रही बात अवनी शर्मा की, तो उसे तो प्रधानाचार्य खुद ले गए थे। उसे कम से कम स्वर्ण योग्यता गोल्ड एप्टीट्यूड वाला प्राणी मिलना तय था। यही वह खाई थी जो श्रेणियों के बीच होती थी। एक एफ श्रेणी वाला साधक कांस्य योग्यता ब्रॉन्ज वाले चूहे या बिल्ली के साथ अनुबंध करता, और बी श्रेणी वाली अवनी एक राजसी स्वर्ण सिंह के साथ। ये फिर से साबित हो गया कि श्रेणी मायने नहीं रखती वाली बातें सिर्फ हारने वालों को तसल्ली देने के लिए होती हैं। अद्वैत अपने मित्र सूर्या की तरक्की से खुश था, पर उसे कोई ईर्ष्या नहीं थी। उसके पास प्रतिभा संवर्धन टैलेंट एनहांसमेंट की शक्ति थी। उसके लिए इस बात का कोई मतलब नहीं था कि शुरुआती शावक की योग्यता क्या है। वह तो एक मिट्टी के ढेले को भी कोहिनूर बना सकता था। इसलिए रास्ते में चलते हुए अद्वैत ने अपने लिए प्राणी चुनने का एक अनोखा मापदंड तय कर लिया था। प्रजनन केंद्र के भीतर सैकड़ों छोटे छोटे बाड़े बने हुए थे। कहीं अग्निशशिक फायर रैबिट कूद रहे थे, तो कहीं वायुमृग विंध्य आराम कर रहे थे। छात्र अपनी अपनी पसंद के प्राणियों के पास भीड़ लगा रहे थे। अद्वैत, तू क्या लेगा? देख वहां लौह कवच मूषक आयन क्लैड रैट है, उसकी रक्षात्मक शक्ति बहुत अच्छी होती है, एक सहपाठी ने सुझाव दिया। अद्वैत बस मुस्कुराकर आगे बढ़ गया। उसकी नजरें कुछ और ही तलाश रही थीं। वह उन प्राणियों की ओर नहीं देख रहा था जो दिखने में सुंदर या शक्तिशाली थे। वह उन पिंजरों की ओर जा रहा था जिन्हें उपेक्षित छोड़ दिया गया था। तभी उसकी नज़र कोने में रखे एक पुराने और धूल भरे पिंजरे पर पड़ी। उस पिंजरे के ऊपर एक बोर्ड लगा था, अज्ञात श्रेणी दोषपूर्ण। पिंजरे के भीतर एक छोटा सा काले रंग का कुत्ता जैसा जीव बैठा था।
उसके शरीर पर जगह जगह घाव के निशान थे और उसकी एक आंख नीली और दूसरी पूरी तरह काली थी। वह इतना शांत था कि लग रहा था जैसे उसने जीने की उम्मीद छोड़ दी है। जैसे ही अद्वैत पिंजरे के पास पहुंचा, उसके भीतर मौजूद ईश्वरीय प्रणाली अचानक झंकृत हो उठी। चेतावनी, अत्यंत दुर्लभ रक्त संबंध पाया गया। जीव का विश्लेषण, कृष्ण वराह, अपूर्ण रूप। गुप्त विवरण, इसके भीतर पाताल भैरव के वाहन का सुप्त रक्त मौजूद है। वर्तमान योग्यता, रद्दी स्क्रैप। क्षमता, अनंत। अद्वैत का दिल जोरों से धड़कने लगा। पाताल भैरव का अंश, इस साधारण से दिखने वाले जीव में। बाकी छात्रों ने जब अद्वैत को उस बीमार जीव के पास खड़ा देखा तो वे हंसने लगे। देख लो भाई, एफ श्रेणी वाले को वैसा ही कुत्ता मिला है। अद्वैत, क्या तू इसे पालतू बनाएगा? ये तो कल तक मर जाएगा। अद्वैत, पागल मत बन। कम से कम वह अग्नि खरगोश ही ले, कम से कम वह जिंदा तो रहेगा। अद्वैत ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। उसने पिंजरे के पास झुककर अपनी उंगली जाली के भीतर डाली। वह छोटा जीव धीरे से उठा और उसने अपनी अलग अलग रंगों वाली आंखों से अद्वैत को देखा। उसकी नज़रों में कोई डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सा सम्मान और जुड़ाव था, जैसे वह सदियों से अद्वैत का ही इंतजार कर रहा हो। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? अद्वैत ने धीमी आवाज में पूछा। उस जीव ने धीरे से अपनी जीभ से अद्वैत की उंगली को चाटा। उसी पल अद्वैत के प्राणकोष्ठ का पर्वत शिखर गूंज उठा और सफ़ेद बादलों के बीच छिपे उस महानाग की एक हुंकार अद्वैत के मन में सुनाई दी। यही है, यही मेरा पहला साथी बनेगा, अद्वैत ने दृढ़ता से कहा। नाटकीय मोड़, अद्वैत ने एक दोषपूर्ण और मरणासन जीव को चुनकर सबको चौंका दिया है। क्या यह उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होगी या उसके विश्व विजय की पहली सीढ़ी? जब वह इस जीव को अपने ईश्वरीय कोष्ठ में ले जाएगा तो वहां की 10 गुना तेज समय गति और दिव्य ऊर्जा इस छोटे से जीव को किस भयानक रूप में बदल देगी। अध्याय 4, क्या हाथ लगा है कोई खजाना। स्थान, चुन्नीलाल नवोदय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, प्रजनन केंद्र, ब्रीडिंग सेंटर। समय, शाम के 4:30 बजे। साधारणतः जब कोई साधक अपने पहले दिव्य प्राणी का चुनाव करता है तो सबसे पहली प्राथमिकता सायुज्य अनुकूलता कंपैटिबिलिटी को दी जाती है। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी छात्र के पास शक्ति संवर्धन की सिद्धि है तो वह एक बलशाली प्राणी जैसे वज्र, वृषभ या महाव्याघ्र को चुनना पसंद करेगा, क्योंकि तभी उसकी अपनी शक्ति और प्राणी की शक्ति मिलकर एक प्रचंड परिणाम दे पाएगी। इसके बाद ही प्राणी की योग्यता, एप्टीट्यूड, उसकी श्रेणी और उसकी प्रजाति पर ध्यान दिया जाता है। लेकिन अद्वैत सूर्यवंशी की स्थिति सबसे अलग थी। उसके पास ईश्वरीय प्राणकोष्ठ, गॉड लेवल बीस्ट टेमिंग स्पेस था। इसके होने के बाद अनुकूलता, शुरुआती योग्यता या श्रेणी अद्वैत के लिए कोई मायने नहीं रखती थी। उसे बस एक ही चीज़ की चिंता थी, पालन पोषण की लागत, नर्चरिंग कॉस्ट। दिव्य प्राणियों को पालना कोई बच्चों का खेल नहीं था। उनके लिए विशेष औषधि, ऊर्जा युक्त भोजन और प्रशिक्षण पर पानी की तरह पैसा बहाना पड़ता था। और अद्वैत इस समय आर्थिक रूप से काफ़ी तंग था। उसकी बहन आन्या की पढ़ाई और घर के खर्चों के बीच वह किसी महंगे प्राणी का बोझ नहीं उठा सकता था। अगर मेरे पास यह ईश्वरीय शक्ति न होती, अद्वैत ने सोचा, तो चाहे कितनी भी गरीबी होती, मैं कर्ज लेकर भी सबसे श्रेष्ठ प्राणी ही चुनता। पर जब मेरे पास कूड़े को भी सोना बनाने की शक्ति है तो फिर सबसे सस्ते में सबसे शक्तिशाली योद्धा तैयार करना ही समझदारी है। दृढ़ निश्चय के साथ अद्वैत सीधे प्रजनन केंद्र के मुख्य व्यवस्थापक के पास पहुंचा। व्यवस्थापक का नाम था आचार्य भृगु। अद्वैत की मांग सुनकर आचार्य भृगु ने अपनी भौहें सिकुड़ी। क्या तुम वाकई गंभीर हो? तुम सिर्फ पालन पोषण की लागत देख रहे हो, तुम्हें और किसी बात से फर्क नहीं पड़ता? जी आचार्य, पूर्णतः निश्चित हूँ, अद्वैत ने बिना हिचकिचाए कहा। बेटा, अगर पैसे की तंगी है तो विद्यालय तुम्हें ऋण लोन दिलाने में मदद कर सकता है। भारत सरकार की दिव्य साधक प्रोत्साहन योजना के तहत बहुत कम ब्याज पर ऋण मिल जाता है। एक बार तुम आधिकारिक साधक बन गए तो पैसा कमाना मुश्किल नहीं होगा। चंद रुपयों के लिए अपनी प्रतिभा को दांव पर मत लगाओ, ये कौड़ी के फेर में मुहर गंवाना जैसा होगा, आचार्य भृगु ने बड़े स्नेह से समझाया। आपकी सलाह के लिए धन्यवाद आचार्य, पर मैं अपने निर्णय पर अडिग हूँ, अद्वैत ने विनम्रता से कहा। ठीक है, भृगु ने सिर हिलाया और आगे कुछ नहीं कहा। वे जानते थे कि कुछ परिवारों की स्थिति ऋण लेने के बाद भी नहीं सुधरती। उन्होंने अपनी दराज से एक डिजिटल कार्ड निकाला और अद्वैत की ओर बढ़ा दिया। इसे लेकर क्षेत्र जी, एरिया जी में जाओ। मैं गारंटी देता हूं कि पूरे शहर में इस जीव से कम खर्चे में पलने वाला दूसरा कोई प्राणी नहीं है। ये बिना कुछ खाए पिए भी महीनों जिंदा रह सकता है। धन्यवाद आचार्य, अद्वैत कार्ड लेकर चल पड़ा। कार्ड पर एक क्रमांक लिखा था, G4681। चुन्नीलाल विद्यालय के प्रजनन केंद्र में 300 से अधिक प्रजातियों के हजारों शावक थे। व्यवस्था के लिए हर प्राणी को एक कोड दिया गया था। जी का मतलब था कि अद्वैत को केंद्र के सबसे निचले और आखिरी हिस्से में जाना था। वहां पहुंचकर अद्वैत ने पंजीकरण खिड़की पर काट दिया।
वहां बैठी एक महिला प्रशिक्षिका कार्ड देखते ही चौंक गई। क्या तुम वाकई इसे लेना चाहते हो? क्या तुमने इसे एक बार देखा भी है? देखने की जरूरत नहीं है, यही ठीक है, अद्वैत ने कहा। उसके लिए फिलहाल हर प्राणी एक समान था जिसे वह अपने कोष्ठ में तराशने वाला था। बेटा, एक बार सिस्टम में पंजीकरण हो गया तो इसे बदला नहीं जा सकेगा। क्या तुमने सोच लिया है? उन्होंने फिर पूछा। जी, प्रक्रिया आगे बढ़ाए, अद्वैत ने संक्षिप्त उत्तर दिया। प्रशिक्षिका ने कंप्यूटर पर जानकारी दर्ज करनी शुरू की। 500 साल बाद का ये भारत तकनीक में भी पृथ्वी के पुराने गौरव को पीछे छोड़ चुका था। शहरों के भीतर का जीवन किसी विज्ञान कथा जैसा था, हालांकि शहरों की ऊंची दीवारों के बाहर का क्षेत्र दानव पशुओं, विशेष बीस्ट्स का साम्राज्य था। 2 मिनट के भीतर प्रशिक्षिका अंदर से एक जीव लेकर बाहर आईं। जैसे ही अद्वैत ने उस जीव को देखा, उसकी अपनी पलकें 2 बार जोर से झपकी और उसका मुंह खुला का खुला रह गया। एक हरे रंग का कछुआ, जिसका आकार एक साधारण परात वॉश बेसिन के बराबर था। अद्वैत का सिर चकराने लगा। कछुआ, वो भी हरा? भगवान, ये क्या मजाक है? उसने मन ही मन खुद को कोसा। उसने कहा था कि कोई भी प्राणी चलेगा, पर कछुआ, ये तो कल्पना से भी परे था। जरा सोचिए, युद्ध का मैदान सजा हो, सब अपने अपने खूंखार बाघ, चीते, भेड़िए या बाज निकाल रहे हों, जो गरज रहे हों और आग उगल रहे हों, और वहां अद्वैत सूर्यवंशी अपना हरा कछुआ बाहर निकाले। ये दृश्य सोचकर ही उसे शर्म से धरती में गड़ जाने की इच्छा हुई। पर अब शिकायत का कोई फायदा नहीं था। पंजीकरण हो चुका था और नियम कड़े थे। अब उसे इसी कछुए को अपना दिव्य अस्त्र बनाना था। अद्वैत ने बस यही प्रार्थना की कि इस युग में हरा कछुआ होने का कोई अपमानजनक अर्थ न निकाला जाता हो, वरना उसका सामाजिक जीवन तो शुरू होने से पहले ही समाप्त हो जाता। ये लो, प्रशिक्षिका ने कछुआ अद्वैत की गोद में रख दिया। जब ये सोकर उठे, तब इसके साथ अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करना। तब अद्वैत ने गौर किया कि वह कछुआ गहरी नींद में था। प्रशिक्षिका उसे उठाकर यहाँ तक ले आई, पर उसने अपनी आंख तक नहीं खोली। इतनी गहरी नींद! अद्वैत को चिंता होने लगी। ये तो सोते सोते ही किसी दुश्मन के हाथों मारा जाएगा। उसे अब आचार्य भृगु की बात समझ में आई कि यह सबसे कम खर्चे वाला जीव क्यों है। जो हर वक्त सोता रहे, वह खाएगा क्या और खर्च क्या कराएगा? धन्यवाद, मैम। अद्वैत ने कछुए को मजबूती से थाम लिया। अब जो भी था, यह उसका अपना था। तुम्हें हरित कवच कच्छप, ग्रीन आर्मर टर्टल की जानकारी तो होगी ही? प्रशिक्षिका ने पूछा। अद्वैत ने सिर हिलाया। स्कूल की पढ़ाई में ये बुनियादी हिस्सा था। नाम हरित कवच कच्छप, ग्रीन आर्मर टर्टल। तत्व एट्रीब्यूट पृथ्वी अर्थ एलिमेंट। योग्यता एप्टीट्यूड कांस्य निम्न श्रेणी ब्रॉन्ज लो रैंक। जन्मजात कौशल कछुआ ढाल निम्न श्रेणी। सुनो बेटा, प्रशिक्षिका ने अचानक अपनी आवाज धीमी की। तुम्हारा ये कछुआ सामान्य कछुओं से थोड़ा अलग है। जब हमने इसकी जांच की तो पता चला कि इसका मुख्य तत्व पृथ्वी नहीं बल्कि अंतराल तत्व स्पेस एलिमेंट है। क्या? अंतराल तत्व स्पेस एलिमेंट? अद्वैत की आंखें फटी की फटी रह गई। मैम, क्या आप पक्का हैं? कहीं जांच में कोई गलती तो नहीं हुई? प्रशिक्षिका मुस्कुराई। जब मुझे पता चला तो मैं भी उतनी ही हैरान थी। हमने 3 बार जांच की, कोई गलती नहीं है। हमारा मानना है कि यह किसी अज्ञात उत्परिवर्तन म्यूटेशन का परिणाम है। पर खुश होने की जरूरत नहीं है, उन्होंने आगे कहा। निम्न श्रेणी के अंतराल तत्व वाले प्राणी लगभग बेकार होते हैं। अंतराल तत्व की असली शक्ति प्रकट करने के लिए प्राणी का उच्च श्रेणी और उच्च योग्यता का होना अनिवार्य है। इसलिए इससे बहुत ज्यादा उम्मीद मत रखना। इसे एक साधारण कछुए की तरह ही पालो। मैं समझ गया मैम, धन्यवाद। अद्वैत ने अपने दिल की धड़कन को काबू में किया और तेजी से वहां से बाहर निकल गया। जैसे ही वह प्रजनन केंद्र की भीड़ से दूर हुआ, उसके चेहरे की मायूसी गायब हो गई। उसे नाचने का मन कर रहा था। खजाना! उसे सचमुच एक अनमोल खजाना मिल गया था। इस दिव्य साधना की दुनिया में अंतराल, स्पेस और काल टाइम को 2 सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च तत्व माना जाता था। क्या अंतराल तत्व शक्तिशाली था? बिल्कुल, पर शर्त ये थी कि वह किसी प्लेटिनम या हीरा योग्यता वाले प्राणी में हो। एक अंतराल तत्व वाले प्राणी को अपनी शक्ति स्किल्स जागृत करने के लिए कम से कम छठी श्रेणी टियर 6 का होना जरूरी था। और एक कांस्य योग्यता वाला कछुआ कभी छठी श्रेणी तक पहुंच ही नहीं पाता, वह उससे पहले ही अपनी उम्र पूरी कर लेता। इसीलिए प्रशिक्षिका ने इसे बेकार कहा था। उनके लिए यह एक ऐसा इंजन था जिसे चलाने के लिए ईंधन कभी मिल ही नहीं सकता था। पर अद्वैत के लिए, अद्वैत के पास अति तीव्र संवर्धन और प्रतिभा संवर्धन था। जैसे ही वह इस कछुए को अपने कोष्ठ में ले जाएगा, वह उसे संसाधनों और समय की गति से इतना ताकतवर बना देगा कि वह अंतराल तत्व की शक्तियों को जागृत कर सके। सोचिए, एक ऐसा कछुआ जो खुद को कहीं भी टेलीपोर्ट कर सके, जो अंतरिक्ष के आयामों को मोड़ सके और जिसकी ढाल को कोई भौतिक हथियार छू तक न सके। अब अद्वैत को वह कछुआ दुनिया का सबसे प्यारा जीव लग रहा था। हरा कछुआ है तो क्या हुआ?
अद्वैत ने कछुए की पीठ पर हाथ फेरते हुए गर्व से कहा, मेरा कछुआ अंतराल का स्वामी है। घर की ओर अद्वैत अपने नए साथी को लेकर अपने छोटे से घर की ओर बढ़ा। शाम ढल रही थी और शहर की कृत्रिम लाइटें चमकने लगी थीं। उसे अपनी बहन आन्या को ये खबर देनी थी, पर जैसे ही वह अपनी गली में मुड़ा उसने देखा कि उसके घर के बाहर कुछ लोग खड़े थे। उनमें से एक व्यक्ति ने महंगे रेशमी वस्त्र पहने थे और उसके पीछे 2 रक्षक खड़े थे। अद्वैत सूर्यवंशी तुम ही हो? उस व्यक्ति ने भारी आवाज में पूछा। अद्वैत ठिठक गया, जी मैं ही हूँ। आप कौन? मैं महाराणा प्रताप अकेडमी का दूत हूँ। हमें खबर मिली है कि तुमने अपनी साधना में कुछ अजीब किया है। प्रधानाचार्य ने तुम्हारी श्रेणी F बताई है, पर हमारी मशीनरी ने कुछ और ही संकेत पकड़े हैं। हम तुम्हारे इस कछुए और तुम्हारी शक्ति की दोबारा जांच करना चाहते हैं। अद्वैत के कान खड़े हो गए। क्या उसकी ईश्वरीय श्रेणी की खबर लीक हो गई थी, या फिर यह कोई नई मुसीबत थी? उसने कछुए को कसकर पकड़ लिया। मेरी जांच हो चुकी है, अब और किसी जांच की जरूरत नहीं है। ये तुम तय नहीं करोगे बालक। उस दूत की आंखों में एक ठंडी चमक आई। इसे प्यार से समझो, वरना हमें बल प्रयोग करना पड़ेगा। नाटकीय मोड़। अद्वैत की गुप्त शक्ति पर बड़ों की नज़र पड़ चुकी है। क्या वह इस दूत का सामना कर पाएगा? और उसका सोता हुआ अंतराल कच्छप क्या इस पहले संकट में उसकी मदद करेगा? अध्याय 5 सफल अनुबंध। प्रशिक्षु प्राणी साधक। प्रजनन केंद्र से बाहर निकलने के बाद अद्वैत ने विद्यालय के एक खाली गलियारे में स्थित कक्ष को खोजा और उसके भीतर चला गया। उसकी पहली योजना अपने नए साथी उस हरित कवच कछुए के साथ प्राणी अनुबंध बीस्ट कॉन्ट्रैक्ट संपन्न करने की थी। इसके पीछे 2 मुख्य कारण थे। पहला ये कि अनुबंध होते ही वह कछुए को अपने ईश्वरीय प्राण कोष्ठ में भेज सकता था। अद्वैत अच्छी तरह जानता था कि उसका कोष्ठ साधारण नहीं है। वहाँ समय की गति 10 गुना तेज थी और ऊर्जा का स्तर अकल्पनीय था। कछुआ बाहर की दुनिया में जितना ज़्यादा समय बिताता, अद्वैत के लिए वह उतना ही बड़ा नुकसान था। दूसरा कारण थोड़ा व्यक्तिगत था। हाथ में एक हरा कछुआ लेकर सड़क पर चलना अद्वैत को थोड़ा अजीब लग रहा था। हालांकि उसे पता था कि भविष्य में ये कछुआ ब्रह्मांड हिला देने वाली शक्ति बनेगा, पर अभी के लिए तो ये सिर्फ एक हरा कछुआ था। अद्वैत ने कछुए को एक मेज पर रखा। ओए उठ जाओ भाई। अद्वैत ने कछुए के कवच को थपथपाया ताकि वह जाग जाए, पर कछुआ टस से मज नहीं हुआ। वह अपनी उसी गहरी कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ था। अद्वैत ने इस बार थोड़ी और ताकत लगाई और उसके कवच को फिर से थपथपाया। 3 सेकंड, 5 सेकंड, कोई हलचल नहीं। हे भगवान! अद्वैत ने अपना माथा पीट लिया। उसे गुस्सा भी आ रहा था और हंसी भी। उसने मुक्का बांधा और कछुए के कवच पर एक जोरदार प्रहार किया। इस बार धमाके की आवाज हुई और कछुए की नींद टूटी। उसने धीरे से अपना सिर कवच से बाहर निकाला, अपनी राई के दाने जैसी छोटी छोटी आंखें खोलीं और अद्वैत को ऐसे देखा जैसे वह पूछ रहा हो, मैं कौन हूँ? मैं कहाँ हूँ? और मुझे किसने मारा? कछुए की उस मूर्खतापूर्ण शक्ल को देखकर अद्वैत की हंसी छूटते छूटते बची। उसने मन ही मन 3 बार अंतराल तत्व, अंतराल तत्व, अंतराल तत्व का जाप किया ताकि उसे दोबारा मारने की इच्छा ना हो। आखिर यही वह जीव था जो उसे शिखर पर ले जाने वाला था। सुनो छोटे, अद्वैत ने गंभीर होकर कहा, मैं तुम्हारे साथ एक प्राणी अनुबंध करने जा रहा हूँ। विरोध मत करना, समझे? कछुए ने अद्वैत को देखा, पर उसकी आंखों में अभी भी वही भ्रम और सुस्ती छाई हुई थी। अद्वैत समझ गया कि इससे पूछना बेकार है। उसने तुरंत अपनी तर्जनी उंगली इंडेक्स फिंगर को दांतों से काटा। अपनी मानसिक ऊर्जा को निर्देश देकर और अपने रक्त को स्याही की तरह इस्तेमाल करके उसने कछुए के कवच पर एक अनुबंध चक्र कॉन्ट्रैक्ट अरे बनाना शुरू किया। जब चक्र आधा बन चुका था तब कछुए को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने अपना शरीर हिलाया। उसी क्षण अद्वैत को अपनी चेतना में कछुए की ओर से विरोध की लहरें महसूस हुईं। अच्छा, तुम्हें विरोध करना भी आता है? चलो, कम से कम तुम पूरी तरह बुद्धू नहीं हो। अद्वैत को थोड़ा सुकून मिला। चक्र बनाना जारी रखते हुए उसने अपनी चेतना के माध्यम से कछुए को संदेश भेजना शुरू किया। अनुबंध चक्र का एक काम साधक और प्राणी के बीच मानसिक संवाद स्थापित करना भी होता है। नन्हे साथी, मेरा प्राण कोष्ठ उस प्रजनन केंद्र से 1000 गुना ज़्यादा आरामदायक है। अगर तुम मेरे साथ आओगे तो मैं तुम्हें न केवल राजसी जीवन दूंगा, बल्कि तुम्हें इतना शक्तिशाली बना दूंगा कि पूरी दुनिया तुम्हारे सामने झुकेगी। क्या तुम हमेशा ऐसे ही कमजोर और सुस्त रहना चाहते हो? जैसे ही ये विचार कछुए के मस्तिष्क तक पहुंचे, उसका विरोध धीरे धीरे शांत होने लगा। अद्वैत ने चैन की सांस ली और चक्र पूरा करने की गति बढ़ा दी। अनुबंध के दौरान यदि प्राणी बहुत ज्यादा विरोध करे तो प्रक्रिया विफल हो जाती है, और एक बार विफल होने पर दोबारा प्रयास करने के लिए 1 महीने का इंतजार करना पड़ता, जो अद्वैत के लिए समय की भारी बर्बादी होती। अंततः चक्र पूरा हुआ। रक्त से बने उस लाल चक्र से पहले एक मंद सफ़ेद रोशनी निकली और फिर वह पूरी तरह कछुए के शरीर में समा गई।
उसी क्षण अद्वैत को महसूस हुआ जैसे उसके पूरे शरीर में एक गर्म लहर दौड़ गई हो और उसका मस्तिष्क अचानक ठंडा और शांत हो गया। यह एहसास ज़्यादा देर नहीं रहा, पर जब ये खत्म हुआ तो अद्वैत को लगा कि उसकी शारीरिक शक्ति थोड़ी बढ़ गई है और उसकी एकाग्रता पहले से कहीं ज़्यादा प्रगाढ़ हो गई है। अद्वैत के चेहरे पर एक विजेता वाली मुस्कान आ गई। ये शक्ति का वह पुनर्निवेश फीडबैक था जो उसे कछुए से मिला था। इसका मतलब था कि अनुबंध सफल हो चुका था। अब से वह एक सम्मानित प्रशिक्षु प्राणी साधक अप्रेंटिस बीस्ट मास्टर बन चुका था। अब जब उसने कछुए की ओर देखा तो उसे उसकी आंखों में छिपा संदेश साफ समझ आने लगा। अनुबंध ने उनके बीच एक अटूट मानसिक सेतु बना दिया था। कछुआ अपनी छोटी आंखों से जो कह रहा था उसे सुनकर अद्वैत के होश उड़ गए। अरे भाई, क्या तुम वाकई इतने गिरे हुए हो? अद्वैत ने अपना सिर पकड़ लिया। कछुआ असल में कह रहा था, शक्ति और गौरव छोड़ो। वो जो राजसी जीवन हाई लाइफ का वादा किया था उसमें खाना क्या मिलेगा? अद्वैत को लगा था कि जब उसने शक्तिशाली बनने की बात की थी तब कछुए ने विरोध बंद किया था, पर अब समझ आया कि यह कछुआ तो सिर्फ खाने का लालची था। उसने विरोध बंद करने में इसलिए देर लगाई क्योंकि उसका दिमाग ही धीरे चलता था। खैर, कोई बात नहीं, तुम्हारे उस अंतराल तत्व की खातिर मैं ये भी सह लूंगा। अद्वैत ने दांत पीसते हुए कहा, खाने का इंतजार करो, मैं अभी प्रबंध करता हूँ, पर पहले मुझे तुम्हें एक नाम देना होगा। अद्वैत ने अपनी ठुड्डी पर हाथ रखा और कुछ सोचा। आज से तुम्हारा नाम होगा कूर्मराज। कछुए की शक्ल भले ही भोली थी, पर अद्वैत चाहता था कि उसका नाम बेहद प्रभावशाली और पौराणिक हो। साथ ही ये नाम उसे हमेशा उसके पूर्वजों की धरती और वैदिक ज्ञान की याद दिलाता रहेगा। अब तुम मेरे प्राणकोष्ठ में जाओ और विश्राम करो, मैं तुम्हारे लिए भोजन लेकर आता हूँ। अद्वैत ने बस एक बार सोचा और मेज पर रखा कूर्मराज पलक झपकते ही गायब होकर सीधे ईश्वरीय प्राणकोष्ठ के भीतर पहुंच गया। अद्वैत की चेतना भी तुरंत उसके पीछे कोष्ठ में गई। हालांकि उसे अंदर जाने की जरूरत नहीं थी, वह बाहर से भी कूर्मराज की स्थिति जान सकता था, पर वह अपनी आंखों से देखना चाहता था कि उसका पहला साथी उस दिव्य द्वीप पर कैसा महसूस कर रहा है। जैसे ही कूर्मराज ने उस द्वीप पर कदम रखा, वह 10 सेकंड तक सुन्न खड़ा रहा। फिर अद्वैत को उसके विचार सुनाई दिए, ये जगह कितनी सुंदर है, उस पिंजरे से तो करोड़ों गुना बेहतर। अगले ही पल कूर्मराज ने अपने चारों पैर बाहर निकाले और उस सुस्त कछुए ने इतनी तेजी दिखाई कि वह दौड़ता हुआ द्वीप के किनारे बसे समुद्र की ओर बढ़ गया। उसकी खुशी ऐसी थी जैसे उसे कोई नया जीवन मिल गया हो। अद्वैत मुस्कुराया और अपनी चेतना वापस अपने शरीर में ले आया। अब उसे विद्यालय के प्रशासनिक कार्यालय की ओर जाना था। नियम के अनुसार हर नए साधक को विद्यालय की ओर से 1 महीने का प्राणी भोजन बीस्ट फूड मुफ्त दिया जाता था। यह उस संक्रमण काल ट्रांजिशन पीरियड के लिए होता था जब छात्र नए नए साधक बनते थे। अद्वैत प्रशासनिक कार्यालय पहुंचा। कुछ कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद उसे 50 किलो का एक बड़ा थैला मिला जिसमें सूखी छोटी मछलियां ड्राइड स्मॉल फिश थीं। ये कोई साधारण मछलियां नहीं थीं। इन्हें विशेष रूप से वायु शुष्क एयर ड्राइड किया गया था और इनमें 16 अलग अलग प्रजातियों की मछलियों का मिश्रण था ताकि प्राणी को हर तरह का पोषण मिल सके। इंसान की जिंदगी से बेहतर तो इस कछुए की जिंदगी है। अद्वैत ने थैला उठाते हुए एक ठंडी सांस ली। इस दुनिया में आने के बाद से उसे खुद कभी इतना पौष्टिक भोजन नसीब नहीं हुआ था। भोजन के थैले को अपने कोष्ठ में सुरक्षित रखने के बाद अद्वैत अपनी कक्षा की ओर बढ़ा। अब उसके क्लास टीचर उन्हें साधना की कुछ सावधानियों के बारे में बताने वाले थे, लेकिन जैसे ही वह कक्षा के द्वार पर पहुंचा, किसी ने उसका रास्ता रोक लिया। वह विद्यालय की सबसे चर्चित छात्रा और स्कूल ब्यूटी अवनी शर्मा थी। अवनी की आंखों में एक अजीब सी चिंता थी। अद्वैत, मैंने सुना कि तुमने एक दोषपूर्ण कछुआ चुना है। क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हारी श्रेणी पहले ही F है और ऊपर से ऐसा चुनाव। तुम अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हो। अद्वैत ने उसकी चिंता को देखा, पर वह विचलित नहीं हुआ। उसे पता था कि अवनी का दिल साफ है, पर वह उस सच को नहीं जानती थी जो अद्वैत के भीतर छिपा था। अवनी, कभी कभी जो चीजें टूटी हुई लगती हैं उनके भीतर ही सबसे बड़ा रहस्य छिपा होता है, अद्वैत ने शांत स्वर में कहा। रहस्य? अद्वैत, यह कोई कहानी नहीं है, यह हकीकत है। अवनी ने चिढ़ते हुए कहा। कल हमारा पहला साधना परीक्षण कॉम्बैट टेस्ट है। अगर तुम्हारा कछुआ वहां हार गया तो तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। मेरी मानो, अभी भी समय है, उसे वापस कर दो। अद्वैत बस मुस्कुराया। कल मिलते हैं अवनी, और हाँ, अपनी जीत की तैयारी करो, मेरी फिक्र छोड़ दो। अद्वैत कक्षा के भीतर चला गया, पीछे अवनी को हैरान छोड़ते हुए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस F श्रेणी के लड़के में इतना आत्मविश्वास कहाँ से आ रहा था। नाटकीय मोड़। कल अद्वैत का पहला युद्ध परीक्षण है। क्या कूर्मराज अपनी सुस्ती छोड़कर मैदान में चमत्कार दिखा पाएगा, या फिर अद्वैत का आत्मविश्वास सबके सामने चूर चूर हो जाएगा? और वह रहस्यमयी दूत जो अद्वैत की तलाश में था, क्या वह स्कूल के भीतर अपनी चाल चलेगा?
अध्याय 6। तो फिर तुम मेरे प्रेमी बन जाओ। अद्वैत, क्या तुम मेरे साथ एक पल के लिए बाहर आ सकते हो? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। अवनी शर्मा का स्वर बहुत कोमल था, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसकी साधना शक्ति जागृत होने से पहले हुआ करता था। शक्ति और पद मिलने के बाद भी अद्वैत के लिए उसका व्यवहार नहीं बदला था। क्या तुम यही नहीं कह सकती? अद्वैत ने धीरे से पूछा। जैसे ही अवनी ने अपनी बात पूरी की, अद्वैत को कक्षा के भीतर से अपने सहपाठियों के हूटिंग और शोर मचाने की दबी दबी आवाजें सुनाई देने लगी थीं। वे सब खिड़की से चिपके हुए इस दृश्य का आनंद ले रहे थे। नहीं, अवनी ने दृढ़ता से कहा, यह बहुत महत्वपूर्ण है, मैं नहीं चाहती कि कोई और इसे जाने। ठीक है, चलो। अद्वैत ने कक्षा की खिड़की पर चिपके हुए उन दर्जनों सिरों पर एक बेबस नज़र डाली और सिर हिला दिया। जब अवनी ने इसे महत्वपूर्ण कहा था तो वह मना नहीं कर सका। अवनी तुरंत मुड़ी और पास ही स्थित एक खाली साधना कक्ष की ओर चल दी। जब वह 4-5 मीटर दूर निकल गई, तब अद्वैत ने उसके पीछे कदम बढ़ाए। लगे रहो अद्वैत भाई, अद्वैत, हम सब तुम्हारे साथ हैं, बाजी मार लेना। पीछे से आती इन आवाज़ों ने अद्वैत को लगभग लड़खड़ाने पर मजबूर कर दिया। उसने मुड़कर उन शरारती लड़कों को एक चेतावनी भरा इशारा किया और फिर जल्दी से अवनी के पीछे हो लिया। खाली साधना कक्ष के भीतर कमरे में कदम रखते ही अवनी ने एक शब्द भी नहीं बोला। उसने तुरंत अपनी मानसिक ऊर्जा का संचार किया और फर्श पर एक आह्वान चक्र समनिंग फॉर्मेशन बनाना शुरू किया। जब चक्र पूरा हुआ तो उसके हाथों में एक तरबूज के आकार का हल्के नीले रंग का अंडा प्रकट हुआ, जिसकी सतह खुरदरी थी और उससे एक ठंडी ऊर्जा निकल रही थी। अद्वैत के चेहरे के भाव बदल गए। क्या ये एक उच्च योग्यता वाला प्राणी अंडा है? स्वर्ण मध्यम श्रेणी का छाया व्याघ्र गोस्ट टाइगर। अवनी ने कहा, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं ये तुम्हें देना चाहती हूँ। मुझे देना चाहती हो? अद्वैत की आंखें फटी की फटी रह गईं। एक स्वर्ण मध्यम गोल्ड इंटरमीडिएट श्रेणी के अंडे की बाजार में न्यूनतम कीमत 50 लाख से अधिक होती थी, और छाया व्याघ्र जैसे 5वीं श्रेणी के खूंखार दानव पशु के अंडे की कीमत तो निश्चित रूप से 1 करोड़ के पार होगी। ये तुम्हें स्कूल की तरफ से मिला है ना? अद्वैत ने पूछा। अवनी ने धीरे से सिर हिलाया। जब प्रधानाचार्य उसे अपने साथ ले गए थे तो उन्होंने उसे यही उपहार दिया था ताकि वह अपनी साधना को एक नई ऊंचाई दे सके। अद्वैत ने एक लंबी सांस ली। प्रजनन केंद्र में मिलने वाले शावकों की कीमत बाजार में मात्र कुछ हजार होती थी, पर यहाँ बात 1 करोड़ से शुरू हो रही थी। यही था एक उच्च श्रेणी बी रैंक का साधक होने का लाभ। अद्वैत को एक पल के लिए लगा कि अगर उसके पास ईश्वरीय कोष्ठ न होता तो वह शायद खुद को अनुसंधान रिसर्च के लिए प्रयोगशाला में सौंप देता ताकि वह प्रधानाचार्य को बता सके कि उसकी श्रेणी एसएसएस से भी ऊपर है, सिर्फ इसलिए ताकि उसे भी ऐसे संसाधन मिल सकें। अगर तुम यह मुझे दे दोगी तो तुम किसका उपयोग करोगी? अद्वैत ने पूछा। अवनी ने कहा, मेरे परिवार ने मेरे लिए पहले से ही प्रबंध कर रखा है। अद्वैत समझ गया। अवनी का परिवार चुन्नीलाल शहर के रईस घरानों में से एक था। उसके कहने का असली मतलब यह था कि उसके परिवार ने इससे भी बेहतर अंडे का इंतजाम किया है, पर अद्वैत का स्वाभिमान न दुखे इसलिए उसने वो शब्द नहीं कहे। पर तुम यह मुझे क्यों देना चाहती हो? अद्वैत ने सबसे महत्वपूर्ण सवाल किया। मैं? अवनी का चेहरा हल्का लाल पड़ गया। कोई कारण नहीं है, मैं बस देना चाहती हूँ। क्या ये गलत है? ये प्रतिक्रिया। अद्वैत ने अपनी पलकें झपकाईं और अवनी की ओर गौर से देखा। अवनी, क्या तुम मुझे पसंद करती हो? अवनी की आंखों में एक पल के लिए घबराहट दिखी। वह सकपका गई, पर उसने तुरंत खुद को संभाला और बड़ी मासूमियत से सिर हिलाया। हाँ, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। उफ! अद्वैत के मुंह से एक ठंडी आह निकली। उसका चेहरा उस समय से ज्यादा हैरान था जब अवनी ने उसे 1 करोड़ का अंडा दिया था। ये लड़की वाकई उसे चाहती थी। इसका मतलब है कि उसके क्लासमेट सिर्फ हवा में तीर नहीं चला रहे थे। उसने फिर पूछा, मुझमें तुम्हें ऐसा क्या पसंद आया? तुम सुंदर हैंडसम हो। अवनी ने बिना सोचे कहा। अद्वैत, सच है, मैं सुंदर तो हूँ, शायद थोड़ा ज्यादा ही। पर क्या ये कहना थोड़ा दुखद नहीं है? क्या मुझमें सुंदरता के अलावा और कोई गुण नहीं है? हा। अवनी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। एक पल में उस खाली और ठंडे कमरे में जैसे बाहर आ गई हो। अद्वैत ने अपने पिछले जन्म में कई सुंदरियां देखी थीं, पर अवनी की इस सादगी भरी हंसी ने उसे एक पल के लिए मंत्रमुग्ध कर दिया। मानना पड़ेगा, ये लड़की वाकई अप्सरा जैसी थी। सच कहूं तो मुझे खुद नहीं पता कि मुझे तुम में क्या अच्छा लगता है, पर बस तुम बहुत अच्छे लगते हो। अवनी ने अपनी नाक से कुड़ी, जैसे वह खुद इस बात से परेशान हो। अद्वैत समझ सकता था, प्रेम कभी कारण पूछकर नहीं होता, और अक्सर बिना कारण वाला प्रेम ही सबसे गहरा होता है। अब क्या तुम इसे स्वीकार करोगे? अवनी ने अंडा फिर से उसकी ओर बढ़ाया। नहीं। अद्वैत ने फिर से सिर हिला दिया। क्यों? अवनी उलझन में थी। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और तुम्हें कुछ उपहार दे रही हूँ, क्या ये सामान्य नहीं है? तुम मुझे पसंद करती हो इसलिए दे सकती हो, पर मैं सिर्फ इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि तुम मुझे पसंद करती हो।
ऐसा करना मुझे एक स्वार्थी स्कमबैग बना देगा, अद्वैत ने कहा। अवनी को स्वार्थी शब्द की गहराई तो समझ आई, पर वह हार मानने वाली नहीं थी। तो फिर क्या करने पर तुम इसे स्वीकार करोगे? अगर मैं तुम्हारा प्रेमी बॉयफ्रेंड होता तो शायद मेरा हक बनता इसे लेने का, अद्वैत ने एक शरारती मुस्कान के साथ कहा। उस समय अवनी के दिमाग में सिर्फ एक ही धुन सवार थी कि किसी तरह अद्वैत ये हांडा ले ले ताकि वह सुरक्षित और शक्तिशाली बन सके। अद्वैत की बात सुनते ही उसने अनजाने में कह दिया, तो फिर बस मेरे प्रेमी बन जाओ। अद्वैत के होठों पर एक धीरे धीरे फैलने वाली मुस्कान आई। ठीक है, मुझे मंजूर है। क्या क्या कहा तुमने? अब जाकर अवनी को होश आया कि उसने क्या कह दिया है। उसका गोरा चेहरा पल भर में चुकंदर जैसा लाल हो गया। उसे लगा जैसे उसके कानों से धुआं निकल रहा हो। वह चाहती थी कि जमीन फटे और वह उसमें समा जाए। हे भगवान, उसने अभी अभी खुद अद्वैत को प्रपोज कर दिया था। अद्वैत शांति से अवनी को शर्म से लाल होते हुए देख रहा था। मानना पड़ेगा, एक सुंदरी जब शर्माती है तो उसकी चमक और बढ़ जाती है। रुको। काफी देर बाद अवनी ने खुद को संभाला। उसने अचानक सिर उठाकर अद्वैत की ओर देखा। तुमने अभी कहा कि तुम्हें मंजूर है? अद्वैत ने गंभीरता से सिर हिलाया। हाँ, मुझे मंजूर है। उसने पहले कभी इस बारे में नहीं सोचा था क्योंकि उसे लगा था कि अवनी और उसके बीच की खाई बहुत बड़ी है। पर इसका मतलब यह नहीं था कि अवनी के प्रति उसके मन में कोई भावना नहीं थी। अवनी हर मायने में श्रेष्ठ थी। उसकी सुंदरता, उसका व्यक्तित्व, उसका खानदान, सब कुछ उत्तम था। और सबसे बड़ी बात, इतने अमीर घर की होने के बाद भी उसका अहंकार शून्य था। वह स्वाभिमानी थी, बुद्धिमान थी और उसका दिल सोने का था। ऐसी लड़की को ना कहना बेवकूफ़ी होती। आखिर वह 18 साल का था, प्रेम की उम्र थी। अगर कोई इतनी प्यारी लड़की सामने से हाथ बढ़ा रही हो तो मना क्यों करे? तो फिर इसे जल्दी लो। अवनी ने झट से वह अंडा अद्वैत के हाथों में थमा दिया। वह इतनी खुश लग रही थी जैसे उसने कोई बहुत बड़ा युद्ध जीत लिया हो। पर तभी उसे कुछ याद आया और उसका चेहरा थोड़ा उतर गया। अद्वैत ने तुरंत भांप लिया। तुम कल जा रही हो, है ना? अवनी ने दुखी मन से सिर हिलाया। हाँ, कीर्तिपुर के लिए। अद्वैत को आश्चर्य नहीं हुआ। चुन्नीलाल शहर और कीर्तिपुर दोनों आर्यव्रत प्रदेश प्रोविंस का हिस्सा थे। पर चुन्नीलाल एक छोटा शहर था जबकि कीर्तिपुर प्रदेश की राजधानी थी 8 मिलियन की आबादी वाला एक महानगर। वहाँ के संसाधन, वहाँ की अकादमियाँ और वहाँ का प्रशिक्षण स्तर चुन्नीलाल से कहीं बेहतर था। अवनी जैसी प्रतिभा को निखारने के लिए वही सही जगह थी। अद्वैत ने कुछ सोचा और पूछा, अगर तुम कीर्तिपुर जा रही हो तो अंततः तुम आर्यव्रत अकादमी में ही प्रवेश लोगी, सही? अवनी ने फिर सिर हिलाया। तो फिर रास्ता आसान है, अद्वैत ने विश्वास के साथ कहा। 3 महीने बाद राष्ट्रीय उच्चतर प्राणी साधक प्रवेश परीक्षा है। मैं आर्यव्रत अकादमी में ही तुमसे मिलने आऊंगा। सच में? अवनी की आंखों में चमक आ गई, पर फिर उसने चिंता से पूछा, क्या तुम्हें भरोसा है कि तुम वहां प्रवेश पालोगे? वह अद्वैत की क्षमता पर शक नहीं कर रही थी, पर आर्यव्रत अकादमी पूरे देश की शीर्ष 30 अकादमियों में से एक थी। वहां प्रवेश पाने के लिए पूरे प्रदेश की मेरिट लिस्ट में टॉप 100 में आना जरूरी था। एक F श्रेणी के साधक के लिए ये लगभग असंभव जैसा था। भरोसा तो नहीं है, अद्वैत ने ईमानदारी से सिर हिलाया। लेकिन अगर तुम मेरी एक मदद करो तो ये पक्का हो जाएगा। अवनी ने तुरंत कहा, कहो, जो भी मैं कर सकती हूँ जरूर करूँगी। अद्वैत ने थोड़ा हिचकिचाते हुए अपनी नाक खुजलाई। मुझे 20 लाख रुपये उधार चाहिए। मैं 1 साल के भीतर ब्याज समेत लौटा दूंगा। उसकी मूल योजना धीरे धीरे पैसे कमाने और बढ़ने की थी। उसके पास ईश्वरीय शक्ति थी, समय के साथ वह शक्तिशाली बनता ही। पर अगर उसे 3 महीने में अकादमी पहुंचना था तो उसे अपनी गति बढ़ानी थी। उसे दुर्लभ औषधियां और कछुए कूर्मराज के लिए उच्च स्तरीय भोजन चाहिए था। और उसके लिए पैसा जरूरी था। अवनी एक रईस लड़की थी, उसके लिए ये रकम बड़ी नहीं थी। कोई बात नहीं, अपना बैंक खाता नंबर दो, मैं घर पहुंचते ही ट्रांसफर कर दूंगी, अवनी ने बिना एक पल सोचे मान लिया। तो अब चलें, अद्वैत ने कक्षा की ओर इशारा किया। काफी देर से वे अकेले थे, पता नहीं लोग क्या क्या कहानियां बना रहे होंगे। अद्वैत तो ठीक था, पर अवनी के लिए मुश्किल हो जाती। रुको, मेरा आखिरी सवाल। अवनी का चेहरा अभी भी गुलाबी था, पर उसने हिम्मत जुटाकर अद्वैत की आंखों में झांका। क्या हम अब आधिकारिक रूप से प्रेमी प्रेमिका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं? मैं इस बात पर मुहर लगाना भूल गया था। अद्वैत ने जैसे ही यह कहा, वह अवनी के करीब आया, धीरे से उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और झुककर उसके होठों को चूम लिया। अवनी की आंखें फटी रह गईं। उसका पहला चुंबन इतनी सादगी और अधिकार से ले लिया गया। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, अद्वैत ने उसे छोड़ दिया और कहा, मेरे पूर्वजों के संस्कार में इसे वागदान की मुहर कहते हैं। अब से तुम मेरी हो। अद्वैत के होठों पर एक शरारती मुस्कान थी। कैसा लगा? क्या अब तुम इस जवाब से संतुष्ट हो, मेरी प्रेमिका? अवनी का चेहरा अब इतना लाल था कि लग रहा था खून टपक पड़ेगा।
पर उसने भी हार नहीं मानी, उसने झट से अद्वैत के गाल पर एक छोटा सा चुंबन दिया। यह मेरी तरफ से मुहर है, तुम भी अब मेरे हो। इतना कहकर उसने अद्वैत को पीछे धकेला और वहां से भाग गई। अद्वैत ने अपने होठों को छुआ, मुस्कुराया और उस छाया व्याघ्र के अंडे को अपने प्राणकोष्ठ में रख दिया। उसने यह अंडा इसलिए लिया क्योंकि यह अवनी की भावना थी। अगर वह मना करता तो लड़की को शांति नहीं मिलती। पर चाहे वह 20 लाख का कर्ज हो या यह अंडा, अद्वैत इसे भविष्य में सूद समेत लौटाने का इरादा रखता था। वह हर एक अछुए वाले लड़के का टैग तो झेल सकता था, पर मुफ्तखोर जिगलो का नहीं। अगले अंक में अद्वैत ने 1 करोड़ का अंडा और 20 लाख का कर्ज ले लिया है। क्या वह 3 महीने में अपनी शक्ति इतनी बढ़ा पाएगा कि देश की सबसे कठिन परीक्षा पास कर सके? और उसके ईश्वरीय कोष्ठ में पहुंचते ही वह छाया व्याघ्र का अंडा किस रूप में फटेगा? अध्याय 7, मछली का ड्रैगन गेट लांघने का अवसर। साधना कक्ष से लौटकर जब अद्वैत अपनी कक्षा में पहुंचा तो शोर मचना स्वाभाविक था। अवनी शर्मा का चेहरा, जो कक्षा में प्रवेश करने से पहले जैसे तैसे सामान्य हुआ था, अद्वैत को देखते ही एक बार फिर टमाटर की तरह लाल हो गया। दूसरी ओर अद्वैत की खाल काफी मोटी थी, उसे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अद्वैत, ओ अद्वैत, सच बता, क्या तूने प्रपोज कर दिया? जैसे ही अद्वैत अपनी सीट पर बैठा, आसपास के सहपाठियों ने उसे घेर लिया। सबके चेहरों पर गॉसिप की वैसी ही भूख थी जैसी किसी भूखे शेर को शिकार देखकर होती है। हाँ, कर दिया, अद्वैत ने बड़े शांत भाव से कहा। अवनी अब मेरी प्रेमिका है। चल बे, जाकर भूतों को सुना ये कहानी। वही तो, हमें क्या पागल समझा है? अवनी जैसा हीरा और तेरे जैसा। खैर छोड़ो, कोई बुद्धू ही तेरी बात पर यकीन करेगा। पल भर में भीड़ छट गई, सब अपनी अपनी बातों में लग गए। अद्वैत ने कंधे उचका दिए। हकीकत अक्सर ऐसी ही होती है, झूठ को लोग सच मान लेते हैं और जब कोई सच बोले तो उसे मजाक समझा जाता है। तभी कक्षा की अध्यापिका आचार्य श्रद्धा ने प्रवेश किया और पूरी कक्षा में सन्नाटा छा गया। आप सभी को अपनी साधना शक्ति जागृत करने और अपना पहला दिव्य प्राणी प्राप्त करने के लिए बहुत बहुत बधाई। आचार्य श्रद्धा मंच पर खड़ी हुई और पूरी कक्षा का मुआयना किया। मुझे 2 महत्वपूर्ण घोषणाएं करनी हैं। पहली बात, आज से ठीक 3 महीने बाद राष्ट्रीय उच्चतर प्राणी साधक प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। ये कहना कि यह परीक्षा तुम्हारा भाग्य बदल देगी थोड़ा अतिशयोक्ति होगा, क्योंकि जीवन में कई रास्ते होते हैं। लेकिन मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकती हूँ कि यह परीक्षा तय करेगी कि तुम्हारा भविष्य एक चमकता हुआ सुगम राजमार्ग होगा या कांटों से भरी एक उबड़-खाबड़ पगडंडी। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा भविष्य थोड़ा आसान हो, तो अगले 3 महीनों तक अपने दिव्य प्राणी की युद्ध क्षमता बढ़ाने के लिए अपनी पूरी जान लगा दो, क्योंकि यही वह कारक है जो तुम्हारे परीक्षा परिणामों को निर्धारित करेगा। समझ गए? पूरी कक्षा एक स्वर में चिल्लाई, जी आचार्य। बहुत अच्छे, आचार्य श्रद्धा ने सिर हिलाया। अब दूसरी बात, कल से जिन छात्रों की श्रेणी F से ऊपर है, यानी A, D, C, B, वे सीधे विशिष्ट कक्षा एलीट क्लास में रिपोर्ट करेंगे। ये सुनते ही सबका ध्यान सूर्या और उन चुनिंदा छात्रों की ओर गया जिन्हें उच्च श्रेणी मिली थी। सबकी आंखों में ईर्ष्या साफ झलक रही थी। विशिष्ट कक्षा के लाभ असाधारण थे। वहां न केवल प्राणियों का भोजन मुफ्त मिलता था, बल्कि हर महीने 50,000 रुपये की अतिरिक्त संसाधन सहायता भी दी जाती थी। चुन्नीलाल जैसे छोटे शहर में, जहां एक औसत कर्मचारी का वेतन केवल 8,000 से 10,000 रुपये होता था, वहां 50,000 रुपये प्रति माह मिलना एक साधारण परिवार के लिए 6 महीने की कमाई के बराबर था। बाकी छात्रों को दुखी होने की जरूरत नहीं है। आचार्य श्रद्धा ने आगे कहा, यदि F श्रेणी वाले छात्र विशिष्ट कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो आप स्कूल द्वारा आयोजित कक्षा परिवर्तन चुनौती क्लास ट्रांसफर चैलेंज में भाग ले सकते हैं। यदि आप सफल होते हैं तो आप विशिष्ट कक्षा में प्रवेश पा सकते हैं और वही लाभ उठा सकते हैं। ये सुनकर F श्रेणी वाले छात्रों के चेहरे खिल उठे। उनके लिए यह वाकई एक मछली का ड्रैगन गेट लांघकर शक्तिशाली बनने जैसा अवसर था। हालांकि उत्साह जल्दी ही शांत हो गया, क्योंकि सबको पता था कि यह चुनौती आसान नहीं होने वाली। ठीक है, मुझे इतना ही कहना था। क्या किसी का कोई प्रश्न है? वरना आज की छुट्टी, आचार्य ने ताली बजाते हुए पूछा। सभी छात्रों ने सिर हिलाया, पर अद्वैत ने धीरे से अपना हाथ उठाया। आचार्य, मैं पूछना चाहता था कि आर्यव्रत महा अकादमी में प्रवेश पाने के लिए मुझे अपनी युद्ध क्षमता को किस स्तर तक बढ़ाना होगा? अद्वैत जानता था कि वहां पहुंचने के लिए प्रदेश के टॉप 100 में आना होगा, पर उस स्तर की वास्तविक गहराई क्या थी, यह उसे नहीं पता था। आचार्य श्रद्धा एक पल के लिए ठिठक गईं और अद्वैत को बड़े आश्चर्य से देखा। तुम आर्यव्रत महा अकादमी में आवेदन करना चाहते हो? अद्वैत ने दृढ़ता से सिर हिलाया। उफ! आसपास के सहपाठियों की सांसें थम गईं। F श्रेणी का होकर आर्यव्रत अकेडमी का सपना! क्या अद्वैत का दिमाग ठिकाने है? पागल नहीं है भाई, पक्का अवनी की वजह से जोश में आ गया है। बात तो सही है, कल तक जो लड़की पीछे घूमती थी, आज वो पहुंच से बाहर हो गई, तो चोट तो लगी होगी।
पर फिर भी आर्यव्रत एकेडमी, खुद को टॉर्चर करने का इससे बुरा तरीका और क्या होगा। बेचारा अद्वैत। सब शांत हो जाओ। आचार्य श्रद्धा ने फुसफुसाहट बंद कराई और फिर अवनी की ओर देखा, जो अपनी सीट पर बैठी शर्म से लाल हो रही थी। आचार्य ने दोहरे अद्वैत और अवनी की गॉसिप सुनी थी, पर उन्होंने कभी इसे गंभीरता से नहीं लिया था। उनकी नज़र में ये सामान्य सहपाठी थे, पर अद्वैत के इस कदम ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। खैर, आचार्य को लगा कि अगर कोई छात्र प्यार की खातिर पागल होकर मेहनत करना चाहता है तो ये बुरा नहीं है। अगर कोई बड़ा चमत्कार हो गया तो इसमें अद्वैत, आचार्य और स्कूल तीनों का नाम रोशन होगा। आचार्य श्रद्धा ने कुछ पल सोचा और कहा, पिछले साल आर्यव्रत महा अकादमी में प्रवेश पाने वाले अंतिम छात्र का दिव्य प्राणी शावक अवस्था इन्फेंट फेज के छठे चरण तक पहुंच गया था और उसके कौशल की महारत निपुण प्रोफिशिएंट स्तर तक पहुंच चुकी थी। क्या? ये सुनते ही छात्रों में खलबली मच गई। हे भगवान, छठे चरण का शावक! क्या उसे जादुई खाद खिलाई थी? उससे भी डरावनी बात तो कौशल की महारत है। निपुण, अगर आप 3 महीने तक दिन रात अभ्यास करें तब भी वहां पहुंचना नामुमकिन है। मुख्य बात पर ध्यान दो दोस्तों, ये तो पिछले साल के सबसे आखिरी छात्र का रिकॉर्ड था। सोचो जो टॉपर्स होंगे वे कितने शक्तिशाली रहे होंगे। भाई, ये सोचकर ही पसीने छूट रहे हैं। हम जैसे लोगों को तो छोटे मोटे कॉलेजों में ही संतोष कर लेना चाहिए। हाँ, आर्यव्रत एकेडमी तो बस सपनों की बात है। ये बातें सुनकर अवनी शर्मा भी चिंता में पड़ गई। जब अद्वैत ने पहले कहा था कि वह वहां आएगा तो वह खुशी में मान गई थी, पर अब हकीकत सामने आने पर उसे लगा कि उसने अद्वैत पर बहुत ज्यादा दबाव डाल दिया है। आचार्य की बात सुनकर अद्वैत की भौहें भी थोड़ी ऊपर चढ़ गईं। इस दुनिया के नियमों के अनुसार हर कोई 18 साल का होने पर ही अपनी साधना शक्ति जागृत कर सकता था। इसका मतलब था कि जागृति से लेकर मुख्य परीक्षा तक सबके पास सिर्फ 3 महीने का समय होता था। 3 महीने में एक नए शावक को छठे चरण तक पहुंचाना। आमतौर पर शावक पहले चरण से शुरू होते हैं, यानी 3 महीने में 5 स्तर ऊपर चढ़ना, और साथ ही कौशल की महारत को निपुण स्तर तक ले जाना। कौशल की महारत के 5 स्तर होते हैं: प्रारंभिक एंट्री लेवल, निपुण प्रोफिशिएंट, दक्ष मास्टरी, पूर्ण परफेक्ट, अतीन्द्रिय ट्रांसेंडेंट। नए प्राणियों के कौशल प्रारंभिक से भी नीचे होते हैं। निपुण स्तर तक पहुंचने के लिए एक ही हमले या कौशल का कम से कम 10,000 बार अभ्यास करना पड़ता है। लगता है आर्यव्रत एकेडमी का रास्ता मेरी सोच से भी ज्यादा कठिन है। अद्वैत ने मन ही मन बुदबुदाया। उसे लगा था कि ईश्वरीय कोष्ठ और थोड़े बहुत पैसे के निवेश से काम बन जाएगा, पर अब उसे लगा कि उसे थोड़ा और गंभीर होना पड़ेगा। अद्वैत, आचार्य श्रद्धा ने नम्रता से कहा, लक्ष्य बड़ा रखना अच्छी बात है, पर अपनी क्षमताओं को भी पहचानो। अभी तुम्हारा कछुआ सोया हुआ है, उसे जगाने और प्रशिक्षित करने में ही काफी समय लगेगा। अद्वैत मुस्कुराया और चुपचाप बैठ गया। उसे पता था कि उसके कूर्मराज के लिए समय का नियम अलग है। उसके कोष्ठ के भीतर का एक दिन बाहर के 10 दिनों के बराबर था। 3 महीने यानी 90 दिन, जो उसके कोष्ठ के भीतर 900 दिन या लगभग 2.5 साल के बराबर थे। 2.5 साल में एक प्राणी को छठे चरण तक पहुंचाना, ये तो अद्वैत के लिए बच्चों का खेल था। छुट्टी की घंटी बजी। अद्वैत ने अपना बैग उठाया और बाहर निकलने लगा। अवनी ने उसे रोकने की कोशिश की, पर अद्वैत बस उसे आंख मारकर भीड़ में ओझल हो गया। उसे घर पहुंचकर सबसे पहले कूर्मराज के साथ काम शुरू करना था। जैसे ही वह स्कूल के गेट से बाहर निकला, उसने देखा कि दूर एक काली गाड़ी खड़ी थी। वही रहस्यमयी दूत वहां खड़ा था, जिसकी नजरें सीधे अद्वैत को ढूंढ रही थीं। अद्वैत ने अपना रास्ता बदला और एक संकरी गली की ओर मुड़ गया। उसे पता था कि अगर वह आज सीधे घर गया तो अपनी बहन आन्या को खतरे में डाल देगा। चलो कूर्मराज, अद्वैत ने अपने कोष्ठ में संदेश भेजा, आज तुम्हारा पहला असली टेस्ट होने वाला है। देखते हैं तुम सिर्फ खाते हो या लड़ना भी जानते हो। अंधेरी गली में अद्वैत के पीछे पदचाप सुनाई देने लगी। दूत के रक्षक उसके करीब आ रहे थे। नाटकीय मोड़। अद्वैत को एक संकरी गली में घेर लिया गया है। क्या एक F श्रेणी का छात्र और उसका सोता हुआ कछुआ प्रोफेशनल रक्षकों का मुकाबला कर पाएंगे? क्या कूर्मराज का अंतराल तत्व पहली बार दुनिया के सामने प्रकट होगा? अध्याय 8, छाया व्याघ्र से अनुबंध, अवनी की मासूमियत। अद्वैत भाई, क्या तू वाकई आर्यव्रत महा अकादमी की प्रवेश परीक्षा देने की सोच रहा है? स्कूल से घर लौटते समय सूर्या ने पूछा। उसके स्वर में अद्वैत के प्रति चिंता और थोड़ा अचरज दोनों थे। हाँ बिल्कुल, अद्वैत ने सिर हिलाते हुए कहा। तो फिर मैं भी आर्यव्रत ही जाऊंगा, सूर्या ने तुरंत तय कर लिया। सूर्या के पास D श्रेणी की प्रतिभा थी, हालांकि उसे अवनी जैसी विशेष सुविधाएं नहीं मिली थीं, लेकिन अपनी मेहनत के दम पर आर्यव्रत में प्रवेश पाना उसके लिए बहुत मुश्किल नहीं था। बहुत अच्छे, फिर हम दोनों साथ में वहां धूम मचाएंगे। अद्वैत खिलखिलाकर हंसा। वैसे मुझे पूछने का मौका ही नहीं मिला, तेरी प्रतिभा क्या है? और स्कूल ने तुझे कौन सा प्राणी दिया है?
मेरी प्रतिभा शक्ति संवर्धन है और मेरा प्राणी एक रजत मध्यम सिल्वर इंटरमीडिएट योग्यता वाला वज्रनख भालू है। सूर्या ने गर्व से बताया। अद्वैत ने सहमति में सिर हिलाया। शानदार। वज्रनख भालू एक शुद्ध शक्ति आधारित दानव पशु है। तुम्हारी प्रतिभा के साथ इसका तालमेल कंपैटिबिलिटी बहुत गहरा होगा। भाई, और तेरा प्राणी कैसा है? सूर्या ने मासूमियत से पूछा। अद्वैत, सूर्या, अगर तू ये न पूछता तो हम आज भी अच्छे दोस्त बने रह सकते थे। अद्वैत ने मन ही मन सोचा, पर अंततः उसने सूर्या को उस हरित कवच कछुए के बारे में बता ही दिया। कोई और होता तो शायद अद्वैत का मजाक उड़ाता, पर सूर्या ऐसा नहीं था। सूर्या कुछ देर चुप रहा, फिर गंभीर होकर बोला, अद्वैत भाई, ऐसा कर, तू मेरा भालू रख ले। अभी मैंने इसके साथ अनुबंध नहीं किया है। क्या बकवास कर रहा है तू? अद्वैत ने सूर्या के सिर पर एक हल्की चपत लगाई। मेरे पास शक्ति बढ़ाने वाली प्रतिभा नहीं है, तेरा भालू मेरे किस काम का? भाई, मैं सच कह रहा हूँ। मेरी श्रेणी तो वैसे भी ऊंची है, अगर मुझे थोड़ा कम योग्यता वाला प्राणी भी मिले तो मैं संभाल लूंगा, सूर्या ने कहा। पर तू F श्रेणी और ऊपर से कछुआ, तो फिर तू कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये कड़वे शब्द सूर्या की जुबान तक आए पर वह कह नहीं सका। अद्वैत मुस्कुराया। क्या हुआ, अब मेरी F श्रेणी को नीची नज़र से देख रहा है? सूर्या घबरा गया। अरे भाई, तुझे पता है मेरा वो मतलब नहीं था। मैं भला तुझे नीचा क्यों दिखाऊंगा? ठीक है, मैं समझ गया। अद्वैत ने सूर्या के कंधे को थपथपाया। जरा देख तो ये क्या है? अद्वैत ने एक विचार किया। अवनी द्वारा दिया गया वह रहस्यमयी अंडा उसके हाथ में प्रकट हुआ। एक उच्च योग्यता वाला अंडा। तुझे ये कहाँ से मिला? क्या अवनी ने दिया है? सूर्या पहले तो दंग रह गया, फिर तुरंत सारा माजरा समझ गया। अद्वैत ने सिर हिलाया। इसलिए मेरी फिक्र छोड़, अब घर जाकर जल्दी से अपने भालू के साथ अनुबंध कर ले। ठीक है भाई। सूर्या के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। वह वाकई अद्वैत के लिए खुश था। फिर उसने थोड़ी शरारत भरी नजरों से अद्वैत को देखा। भाई, तो फिर तेरे और अवनी के बीच? अद्वैत ने अपनी आंखें घुमाईं। अवनी कौन? आज से उसे भाभी कहकर बुलाना। अरे बाप रे! सूर्या के मुंह से प्रशंसा की एक चीख निकल गई। अद्वैत भाई, मान गए तुझे। तू तो वाकई खिलाड़ी निकला। घर पर अद्वैत जब घर पहुंचा तो उसके माता पिता अभी काम से नहीं लौटे थे। छोटी बहन आन्या अपने कमरे में पढ़ रही थी। अद्वैत ने इस समय का लाभ उठाकर अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और उस छाया व्याघ्र के अंडे को बाहर निकाला। अब अनुबंध का समय था। सामान्यतः एक प्रशिक्षु प्राणी साधक अप्रेंटिस एक साथ दो प्राणियों के साथ अनुबंध नहीं कर सकता। इसका कारण यह है कि शुरुआती स्तर पर साधक का प्राणकोष्ठ उतना स्थिर नहीं होता और प्राणियों पर उसका मानसिक नियंत्रण कमजोर होता है। यदि कोई दो अनुबंध करने की कोशिश करे तो प्राणी के बंधन तोड़कर भागने की संभावना बढ़ जाती है। पर अद्वैत अलग था। उसका ईश्वरीय प्राणकोष्ठ न केवल अनंत विशाल था, बल्कि वज्र की तरह स्थिर भी। सैद्धांतिक रूप से अद्वैत इस समय दर्जनों अनुबंध कर सकता था। बस शर्त ये थी कि उसे उनके पालन पोषण का खर्च उठाना होगा। कुछ ही क्षणों में जैसे ही अद्वैत का रक्त रंजित अनुबंध चक्र अंडे के भीतर समाया, उस हल्के नीले अंडे पर दरारें पड़ने लगीं। तभी हथेली के आकार का एक छोटा सा बाघ का बच्चा बाहर निकला। उसके शरीर पर बर्फ की तरह नीले बाल थे, काले रंग की धारियां थीं और उसका स्वरूप थोड़ा पारदर्शी ट्रांसलूसेंट था, जैसे वह पूरी तरह इस भौतिक दुनिया का न हो। नाम: छाया व्याघ्र घोस्ट टाइगर। तत्व: जल छाया। योग्यता: स्वर्ण मध्यम गोल्ड इंटरमीडिएट। जन्मजात कौशल: अंतर्ध्यान स्टेल्थ उच्च श्रेणी, जल खड्ग वाटर ब्लेड उच्च श्रेणी। विकास स्तर: शावक अवस्था स्तर 1। ये जानकारी अद्वैत को किताबों से नहीं बल्कि कछुए की तरह ही उसके मानसिक जुड़ाव मेंटल लिंक से मिली थी। जैसा सोचा था, स्वर्ण योग्यता वाले प्राणी जन्म से ही 2 उच्च श्रेणी के कौशल लेकर पैदा होते हैं। अद्वैत थोड़ा भावुक हो गया। कहाँ वह कूर्मराज का निम्न श्रेणी का कछुआ कवच और कहाँ इस बाघ के ये खतरनाक कौशल। इसकी शुरुआती ताकत ही बेजोड़ थी। उसी समय अद्वैत को फिर से महसूस हुआ कि उसका शरीर और आत्मा पहले से ज्यादा मजबूत हो गए हैं। इस बार जो शक्ति उसे मिली वह कछुए द्वारा दी गई शक्ति से कहीं अधिक थी। यही कारण था कि हर साधक उच्च योग्यता वाले प्राणियों के पीछे भागता था। वे न केवल लड़ाई में बेहतर थे बल्कि अपने मालिक को भी ज्यादा ताकतवर बनाते थे। गर्र! उस नन्हे बाघ ने बाहर आते ही एक धीमी दहाड़ लगाई। अद्वैत तुरंत उसका मतलब समझ गया। मुझे बहुत भूख लगी है। अद्वैत भाई, भूख मुझे भी लगी है। सुबह उठते ही दो भूखे मुंह खाने के लिए खुले मिलेंगे, ये सोचकर ही अद्वैत का सिर चकराने लगा। पैसा, उसे हर हाल में पैसे का रास्ता ढूंढना था। टिंगलिंग! तभी उसके फोन पर एक संदेश आया। अद्वैत ने जेब से फोन निकाल कर देखा। आपके खाते सम 6505 में 30,000,000.00 रुपये जमा किए गए हैं। वर्तमान शेष 3001,864.52 रुपये।
उस छोटी रईसजादी अवनी द्वारा भेजे गए पैसे आ चुके थे। साथ में एक संदेश भी था, चाहे तुम आर्यव्रत अकेडमी पहुंच पाओ या नहीं, तुम फिर भी मेरे ही रहोगे। ज्यादा तनाव मत लेना, ठीक है। अद्वैत अपनी हंसी नहीं रोक पाया। उसने पहले कभी गौर नहीं किया था कि अवनी इतनी मासूम और फिक्रमंद भी हो सकती है। और उसने 20 लाख मांगे थे, अवनी ने 30 लाख भेज दिए। उसकी प्रेमिका वाकई अमीर शब्द की नई परिभाषा थी। उसने जवाब भेजा, चिंता मत कर, आर्यव्रत तो बस एक शुरुआत है, मैं वहां जरूर पहुंचूंगा। फिर अद्वैत ने उस नन्हे बाघ की ओर देखा। आज से तुम्हारा नाम होगा श्वेत केतु, व्हाइट टाइगर, पर पुकारने के लिए मैं तुम्हें बादल कहूंगा। अब तुम कोष्ठ में जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा खाना लेकर आता हूँ। एक विचार के साथ अद्वैत ने बादल को प्राण कोष्ठ में भेज दिया। वहां पहुंचते ही बादल की प्रतिक्रिया भी वैसी ही थी जैसी कूर्मराज की थी, वह हक्का बक्का रह गया। पर कूर्मराज जहां 10 सेकंड तक सुन न रहा था, बादल ने सिर्फ 3 सेकंड में खुद को संभाल लिया। फिर वह छोटा जीव खुशी से झूम उठा और द्वीप के घने जंगलों की ओर भाग गया। मानना पड़ेगा, अन्य साधकों के धुंध भरे खाली कमरों की तुलना में अद्वैत का कोष्ठ एक सच्चा स्वर्ग था। कम से कम इस स्तर पर कोई भी दूसरा प्रशिक्षु अपने प्राणियों को इतनी आज़ादी से घूमने नहीं दे सकता था। अगला कदम, अद्वैत ने कूर्मराज की खबर ली। वह आलसी कछुआ खा पीकर फिर से गहरी नींद में सो गया था। फिलहाल अद्वैत ने उसे परेशान नहीं किया। कछुए की अंतराल शक्तियों को विकसित होने में समय लगने वाला था और परीक्षा 3 महीने में थी। इसलिए आने वाले समय में उसका पूरा ध्यान बादल छाया व्याघ्र को तैयार करने पर होगा। बादल की शुरुआती ताकत इतनी थी कि अगर उसे सही प्रशिक्षण मिले तो आर्यव्रत अकेडमी का टिकट पक्का था। यही सोचते हुए उसने जल्दी से कपड़े बदले, सूर्या को फोन किया और सीधे भारत मॉल की ओर निकल पड़ा। भारत ग्रुप देश के खुदरा व्यापार का सबसे बड़ा नाम था। 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले हर शहर में उनका एक भव्य मॉल होता था। अद्वैत भाई, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? अपने सामने खड़ी उस आलीशान इमारत को देखकर सूर्या थोड़ा हिचकिचाया। ये जगह उनके जैसे गरीब छात्रों के लिए नहीं थी। यहाँ हम खर्च करने आए हैं, सूर्या। अद्वैत ने सूर्या का हाथ पकड़ा और आत्मविश्वास के साथ भीतर कदम रख दिया। नाटकीय मोड़, अद्वैत के पास अब 30 लाख रुपए हैं और 2 दिव्य प्राणी। क्या वह इस पैसे का सही इस्तेमाल करके अपने प्राणियों को महा अकादमी के स्तर तक ले जा पाएगा? और क्या उस काली गाड़ी वाले दूत ने अद्वैत का पीछा छोड़ दिया है या वह मॉल की भीड़ में ही घात लगाए बैठा है? अध्याय 9। मैं भी मुफ्तखोर बनना चाहता हूं, पर स्वाभिमान इजाजत नहीं देता। एक विशाल और बहुमंजिला व्यापारिक केंद्र होने के नाते भारत मॉल में दैनिक जीवन की वस्तुओं के अलावा सबसे अधिक बिकने वाला सामान प्राणी साधना से संबंधित था। अद्वैत का उद्देश्य इस बार स्पष्ट था, श्वेत केतु, छाया व्याघ्र और कूर्मराज के लिए सर्वोत्तम भोजन खरीदना। थोड़ी पूछताछ के बाद दोनों सीधे चौथी मंजिल पर पहुंचे, जो विशेष रूप से दिव्य प्राणियों के आहार के लिए समर्पित थी। नमस्ते श्रीमान, आप दोनों को किस प्रकार के प्राणी भोजन की आवश्यकता है? हमारे पास यहाँ हर मूल्य और हर श्रेणी का आहार उपलब्ध है। जैसे ही दोनों ने चौथी मंजिल पर कदम रखा, एक स्वागतकर्ता रिसेप्शनिस्ट उनके पास आए। क्या आपके पास वज्रनख भालू के लिए भोजन है? अद्वैत ने पूछा। जी हाँ, हमारे पास 4 प्रकार के विकल्प हैं। आपको कौन सा चाहिए? उसने पूछा। जरा उनके बारे में विस्तार से बताएं, अद्वैत ने कहा। उसे वास्तव में इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। अवश्य, स्वागतकर्ता ने बताना शुरू किया। पहला है आधारभूत संस्करण, बेसिक वर्जन, जो केवल प्राणी की दैनिक पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करता है। दूसरा है पुष्टि संस्करण, न्यूट्रिशियस वर्जन, जो पहले वाले का उन्नत रूप है। इससे प्राणी की सामान्य विकास गति 1.2 गुना बढ़ जाती है। तीसरा है राजसी संस्करण, डीलक्स वर्जन, जिससे विकास की गति 1.4 गुना तक पहुंच सकती है। चौथा है वज्र श्रेणी संस्करण, प्लैटिनम वर्जन, जिससे विकास की गति 1.6 गुना तक बढ़ सकती है। जाहिर है, इन चारों के मूल्य भी अलग अलग हैं। अद्वैत ने कुछ पल सोचा और पूछा, क्या इस तरह के विकासवर्धक भोजन का प्राणी पर कोई दुष्प्रभाव, नेगेटिव इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा? हालांकि विकास की गति बढ़ाना अच्छा था, पर अद्वैत नहीं चाहता था कि यह जबरदस्ती खींचकर बड़ा करने जैसा हो, जिससे आगे चलकर प्राणी की नींव कमजोर हो जाए। आप इस बारे में पूरी तरह निश्चिंत रह सकते हैं, स्वागतकर्ता ने गर्व से कहा। प्राणी साधक और उनके दिव्य प्राणी राष्ट्र की शक्ति के स्तंभ हैं। इसलिए हमारा भारत देश इनके भोजन की गुणवत्ता को लेकर अत्यंत गंभीर है। बाजार में बिकने वाला हर भोजन पहले प्राणी साधक संघ, बीस्टमास्टर एसोसिएशन द्वारा कड़ी जांच से गुजरता है। ये पूरी तरह सुरक्षित और बिना किसी दुष्प्रभाव के होता है। अद्वैत ने सिर हिलाया और पूछा, वज्र श्रेणी प्लैटिनम का मूल्य क्या है? स्वागतकर्ता की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, हमारा भोजन महीने के हिसाब से बिकता है। वज्र श्रेणी का एक महीने का खर्च 1 लाख रुपये है। हालांकि अभी मॉल में एक विशेष योजना प्रमोशन चल रही है।
यदि आप एक साथ 3 महीने का स्टॉक खरीदते हैं तो हम आपको 20% की छूट देंगे, जिससे ये कुल 2,40,000 रुपये का पड़ेगा। अद्वैत ने फिर पूछा, आपके पास छाया व्याघ्र के लिए भी भोजन होगा, सही? जी हाँ। स्वागतकर्ता की आंखें और भी चौड़ी हो गईं। हालांकि छाया व्याघ्र की श्रेणी ऊंची होती है और उसका भोजन तैयार करना कठिन होता है, इसलिए इसके केवल 3 प्रकार हैं: आधारभूत बिना गति वृद्धि के उन्नत 1.2 गुना गति और राजसी 1.4 गुना गति। अद्वैत ने अपनी भौहें सिकोड़ी। अधिकतम केवल 1.4 गुना। जी श्रीमान, उसने कहा। प्राणी जितना उच्च श्रेणी का होता है, उसकी विकास गति बढ़ाना उतना ही कठिन होता है। छाया व्याघ्र जैसे जीव के लिए 1.4 गुना ही वर्तमान तकनीक की सीमा है। अद्वैत ने सहमति में सिर हिलाया। उसे अब एहसास हुआ कि उसका अपना अति तीव्र संवर्धन, हाई स्पीड ग्रोथ कितना शक्तिशाली है, जो बिना किसी बाहरी भोजन के ही 10 गुना गति दे रहा था। उसने पूछा, राजसी संस्करण का मूल्य? उसने बताया, 1 महीने का 2 लाख रुपये, 3 महीने का एक साथ लेने पर 10% की छूट मिलेगी, यानी कुल 5,40,000 रुपये। अद्वैत का मुंह थोड़ा टेढ़ा हो गया। न केवल कीमत ज्यादा थी, बल्कि छूट भी कम थी। उच्च योग्यता वाले प्राणी वाकई पैसा जलाने वाली मशीन थे। उसने फिर पूछा, कछुए, यानी हरित कवच कछुए के लिए भी भोजन होगा? का कछुआ? स्वागतकर्ता एक पल के लिए हक्की बक्की रह गई। पहले अद्वैत ने भालू के बारे में पूछा, फिर छाया व्याघ्र के बारे में, और अचानक कछुए पर आ जाना एक बहुत बड़ा झटका था। अद्वैत, कछुआ है तो क्या हुआ, ऐसे देखने की क्या जरूरत है? उसने मन ही मन सोचा, पर उसने फिर भी सिर हिलाया। हाँ, हरित कवच कछुआ। स्वागतकर्ता को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने जल्दी से कहा, कछुए के लिए हमारे पास 6 प्रकार के भोजन हैं। आधारभूत के अलावा अन्य 5 विकास की गति बढ़ाते हैं, जिसमें अधिकतम 2 गुना तक की वृद्धि संभव है। उस 2 गुना वाले संस्करण की कीमत? अद्वैत ने पूछा। 60,000 रुपये महीना, 3 महीने का एक साथ लेने पर 20% की छूट, यानी 1,44,000 रुपये, उसने बताया। ठीक है, इन तीनों प्रकार के भोजन का 3-3 महीने का स्टॉक पैक कर दीजिए, अद्वैत ने अपना कार्ड निकालते हुए कहा। रुको 1 मिनट। सूर्या ने जल्दी से अद्वैत का हाथ पकड़ा। अद्वैत भाई, मुझे स्कूल से भोजन मिल रहा है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। सूर्या को लगा था कि अद्वैत बस पूछ रहा है, वह वास्तव में खरीद लेगा यह उसने सोचा नहीं था, वरना वह उसे बहुत पहले रोक देता। अद्वैत ने सूर्या को शांत रहने का इशारा किया और स्वागतकर्ता की ओर देखा। आप सामान तैयार करवाए? उसने सिर हिलाया और पूछा, क्या आप इसे साथ ले जाएंगे या हम घर पर पहुंचा दें? हम साथ ले जाएंगे, अद्वैत ने कहा। वह इसे तुरंत अपने प्राण कोष्ठ में डालना चाहता था। स्वागतकर्ता सामान लेने अंदर चली गई। अब अद्वैत ने सूर्या की ओर देखा। सूर्या, क्या तुझे लगता है कि आने वाले ये 3 महीने हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं? अद्वैत भाई, मैं समझता हूं तू क्या कहना चाहता है, पर यह बहुत महंगा है, यही ना? अद्वैत ने उसकी बात काट दी। बचपन से साथ पले बड़े होने के कारण वह सूर्या की रग रग से वाकिफ था। दोनों साधारण परिवारों से थे। एक ही बार में लगभग 10 लाख रुपये का खर्च सूर्या के लिए पचा पाना मुश्किल था। अद्वैत खुद भी अगर पिछले जन्म में एक रईस खानदान से न होता तो शायद वह भी इतने बड़े खर्च से काम जाता। सूर्या, मैं तुझसे बस एक सवाल पूछता हूँ। अद्वैत ने उसकी आंखों में झांका। हम भाइयों का भविष्य ज्यादा कीमती है या ये 10 लाख रुपये? वो तो ठीक है, पर वह नहीं। अद्वैत ने उसे फिर चुप करा दिया। अगर तुझे लगता है कि तू मुझ पर बोझ बन रहा है तो बस जी तोड़ मेहनत कर। जब भविष्य में तू बहुत बड़ा साधक बन जाएगा तब ब्याज समेत लौटा देना। सूर्या अब कुछ नहीं बोला। उसे पता था कि अद्वैत सही कह रहा है। स्कूल से मिलने वाला भोजन केवल बुनियादी जरूरतों को पूरा करता था, वह अद्वैत द्वारा खरीदे गए इस विशेष आहार का मुकाबला कभी नहीं कर सकता था। यही वह कारण था जिससे विशिष्ट कक्षा के छात्र और अमीर घरानों के बच्चे आम छात्रों से बहुत आगे निकल जाते थे। सुन, सूर्या ने हिचकिचाते हुए पूछा, अद्वैत भाई, मेरा एक और सवाल है। अद्वैत ने उसे देखा। तू यही पूछना चाहता है ना कि ये पैसा कहाँ से आया? सूर्या ने जोर जोर से सिर हिलाया। इतनी बड़ी रकम उनके माता पिता भी शायद अपनी पूरी जिंदगी की बचत मिलाकर भी नहीं दे पाते। अद्वैत मुस्कुराया। वही जो तू सोच रहा है, सच में अवनी भाभी ने दिया है। सूर्या की आंखें फटी की फटी रह गईं, फिर वह थोड़ा चिंतित होकर बोला, भाई, तुम दोनों प्रेमी प्रेमिका हो वो ठीक है, पर उसका पैसा ऐसे खर्च करना, क्या ये स्त्री धन पर पलना नहीं कहलाएगा? चिंता मत कर, मैंने उधार लिया है, मैं उसे ब्याज समेत लौटाऊंगा, अद्वैत ने कहा। सूर्या ने चैन की सांस ली। मुझे पता था तू कभी भी वैसा मुफ्तखोर सॉफ्ट राइस मैन नहीं बन सकता। अद्वैत, सच तो यह है कि मैं वाकई बनना चाहता हूँ, पर मेरा स्वाभिमान मुझे इसकी इजाज़त नहीं देता। अद्वैत ने मन ही मन सोचा और मुस्कुरा दिया। जल्द ही स्वागतकर्ता सामान लेकर लौट आए।
अद्वैत ने 9,24,000 रुपये का भुगतान किया और सारा सामान लेकर मॉल के एक कोने में चला गया जहां भीड़ कम थी। जैसे ही कोई देख नहीं रहा था, उसने सारा सामान गायब करके अपने ईश्वरीय प्राण कोष्ठ में पहुंचा दिया। नाटकीय मोड़। अद्वैत ने संसाधनों का प्रबंध कर लिया है, पर क्या केवल अच्छा भोजन ही उसे आर्यव्रत अकेडमी पहुंचा देगा? और वह काली गाड़ी वाला दूत, क्या वह अभी भी बाहर अद्वैत का इंतजार कर रहा है? अद्वैत को अभी एक और चीज खरीदनी थी जो भोजन से भी ज्यादा जरूरी थी, हथियार। अध्याय 10, एक स्तर वृद्धि जिसने धारणाओं को झकझोर दिया। मॉल से घर लौटने के बाद का समय शांतिपूर्ण रहा। उसके माता पिता काम से लौट आए थे और माँ ने अपनी विशेष सुगंधित दाल रोटी और सब्जी तैयार की थी। पूरे परिवार ने साथ बैठकर एक सुखद भोजन किया। भोजन के दौरान उसके पिता ने अद्वैत से उसकी शक्ति जागृति अवेकनिंग के बारे में पूछा। जब उन्हें पता चला कि अद्वैत की श्रेणी F है तो हालांकि दोनों थोड़े निराश हुए, पर उन्होंने चेहरे पर शिकन नहीं आने दी। वे जानते थे कि प्रतिभा जन्मजात होती है और इसे बदला नहीं जा सकता। वैसे भी इस दुनिया में अधिकांश लोग F श्रेणी के ही होते हैं। जैसा कि अद्वैत के सहपाठियों ने कहा था, उच्च श्रेणियां अपवाद हैं, जबकि F श्रेणी ही सामान्य नियम है। अद्वैत ने अपनी असली प्रतिभा के बारे में सच नहीं बताया। इसके पीछे वही दो पुराने कारण थे, एक तो इसे समझाना असंभव था और दूसरा इसे साबित करना नामुमकिन। इसलिए उसने खुद को F श्रेणी का बताना ही उचित समझा। अगली सुबह एक असंभव घटना। अगली सुबह अद्वैत की नींद एक अजीब सी ऊर्जावान हलचल फ्लक्चुएशन से खुली। उसके चेहरे के भाव बदले और उसकी चेतना तुरंत उसके ईश्वरीय प्राण कोष्ठ के भीतर जा पहुंची। वहां उसने देखा कि कूर्मराज हरित कवच कछुआ, जो एक चट्टान पर सोया हुआ था, सफेद रोशनी की एक मंद परत से ढका हुआ है। ये प्रक्रिया लगभग 30 सेकंड तक चली और फिर रोशनी गायब हो गई। वह कछुआ, जो कल तक एक हाथ धोने वाले टब वॉशबेसिन के आकार का था, अब पहले से काफी बड़ा हो गया था। वह अब किसी छोटी चक्की के पत्थर जैसा दिखने लगा था। ये तो स्तर वृद्धि, लेवल अप है। अद्वैत की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने तुरंत अपनी आत्मिक दृष्टि स्पिरिचुअल सेंस का उपयोग किया और कूर्मराज की वर्तमान स्थिति की जांच की। नाम कूर्मराज हरित कवच कछुआ। तत्व अंतराल स्पेस एलिमेंट। योग्यता कांस्य निम्न ब्रॉन्ज लो ग्रेड। जन्मजात कौशल कछुआ कवच निम्न अंतर्निहित अंतराल इन स्पेस अति श्रेणी। विकास स्तर शावक अवस्था स्तर 2। प्राणी साधक बनने के बाद यह आत्मिक दृष्टि एक स्वाभाविक क्षमता बन जाती है जिससे साधक अपने साथी के हर बदलाव पर नजर रख सकता है। न केवल इसका स्तर बढ़ा है, बल्कि इसने एक नया कौशल भी जागृत कर लिया है। अद्वैत की आंखें फटी की फटी रह गईं। सामान्यतः किसी भी दिव्य प्राणी को शावक अवस्था के स्तर 1 से स्तर 2 तक पहुंचने में कम से कम 1 महीना लगता है। इस चरण को अक्सर पूर्ण चंद्रमा फुल मून की अवधि कहा जाता है। पर कूर्मराज के साथ अनुबंध हुए अभी 24 घंटे भी नहीं हुए थे, सटीक कहें तो मात्र आधा दिन, और उसने अपना स्तर बढ़ा लिया था। ये गति किसी भी वैज्ञानिक तर्क से परे थी। बेशक एक संभावना ये भी थी कि उसने प्रजनन केंद्र में 29 दिन बिताए हों और अद्वैत के पास आते ही उसका स्तर बढ़ गया हो। पर अद्वैत को जो बात सबसे ज्यादा हैरान कर रही थी वह थी उसकी नई क्षमता अंतर्निहित अंतराल इन स्पेस। ये तो संभव ही नहीं है। अद्वैत के मुंह से बस यही शब्द निकले। जैसा कि उसे पढ़ाया गया था, किसी भी अंतराल तत्व वाले प्राणी को कोई अंतराल कौशल जागृत करने के लिए कम से कम स्तर 6 पर होना चाहिए और उसकी योग्यता कम से कम वज्र श्रेणी प्लैटिनम होनी चाहिए। पर यहाँ कूर्मराज मात्र स्तर 2 पर था। उसकी शक्ति अभी स्तर 1 को भी ठीक से नहीं छू पाई थी और उसकी योग्यता भी मामूली कांस्य निम्न थी। फिर भी उसने एक अति श्रेणी सुपर का कौशल जागृत कर लिया था। यह अद्वैत के अब तक के अर्जित ज्ञान की सीमाओं को तोड़ रहा था। ये कहना गलत नहीं होगा कि इसने वर्षों से चले आ रहे प्राणी साधना के व्यवस्थित ज्ञान को चकनाचूर कर दिया था। क्या ये सब उस ईश्वरीय प्राण कोष्ठ का कमाल है? काफी सोचने के बाद उसे यही एक स्पष्टीकरण मिला। लगता है मेरा ये कोष्ठ सतह पर जितना दिखता है उससे कहीं अधिक रहस्यमय और शक्तिशाली है। अद्वैत ने अपनी चेतना से कूर्मराज के नए कौशल अंतर्निहित अंतराल की गहराई को समझा, और जो उसने जाना उसने उसे एक और झटका दिया। अंतर्निहित अंतराल अति श्रेणी इस प्राणी के भीतर स्वयं का एक स्थान है। कछुए का स्तर बढ़ने के साथ इस स्थान का आकार भी बढ़ेगा। पहली नज़र में ये साधारण लग सकता है, जैसे कोई बैग या स्टोरेज, पर इसकी असली खूबी ये थी कि इस अंतराल के भीतर जीवित वस्तुओं को भी रखा जा सकता था, यहाँ तक कि मनुष्यों को भी। जैसा कि सबको पता था, साधक का प्राणी कोष्ठ सामान रखने के काम तो आ सकता था, पर उसमें दिव्य प्राणी के अलावा कोई दूसरी जीवित वस्तु नहीं रह सकती थी। ऐसे में जीवित वस्तुओं को रखने वाला यह अंतर्निहित अंतराल क्या मायने रखता था? इसका मतलब था कि अगर अद्वैत किसी खतरनाक जंगल में हो जहां लोग दानव पशुओं के डर से कांप रहे हों, वहां अद्वैत शांति से कूर्मराज के भीतर सो सकता था। इसका मतलब था कि जहां इंसानों का जाना वर्जित है, वहां अद्वैत कूर्मराज के भीतर छिपकर घुस सकता था।
इसका मतलब था कि अद्वैत के पास एक चलता फिरता आलीशान महल हो सकता था। इसके अनगिनत और अद्भुत उपयोग थे। संक्षेप में कहें तो यह एक दिव्य कौशल, डिवाइन स्किल था। अद्वैत की कूर्मराज की ओर देखने वाली नज़र अब और भी स्नेहपूर्ण हो गई। यह आलसी कछुआ भले ही सारा दिन सोता और खाता था, पर इसकी क्षमताएं अकल्पनीय थीं। अंतराल तत्व वाकई लाजवाब था। विद्यालय में धमाका। नाश्ता करने के बाद अद्वैत समय पर स्कूल पहुंचा। अवनी शर्मा की सीट आज खाली थी। सूर्या और अन्य उच्च श्रेणी वाले छात्र पहले ही विशिष्ट कक्षा एलीट क्लास में रिपोर्ट करने जा चुके थे। कक्षा अब थोड़ी खाली और बेजान लग रही थी। लगता है मुझे भी जितनी जल्दी हो सके विशिष्ट कक्षा में पहुंचना होगा। अद्वैत ने बुदबुदाते हुए अपनी बगल में बैठी छात्रा काव्या से पूछा, क्या तुम्हें पता है कि विशिष्ट कक्षा की चुनौती में क्या करना होता है? अद्वैत, क्या तुम वाकई कक्षा परिवर्तन चुनौती देने की सोच रहे हो? काव्या के बोलने से पहले ही आसपास के कुछ लड़के वहां जमा हो गए। क्यों, क्या तुम लोग नहीं चाहते? अद्वैत ने पलटकर पूछा। चाहते तो हैं, पर सब बेकार लगता है। सही बात है, मैंने चुनौती की शर्तें पढ़ी हैं, वे बहुत कठिन हैं। मुझे तो लगता है कि वह चुनौती बनाई ही इसलिए गई है ताकि कोई उसे पार न कर सके। अद्वैत ने बेबसी से उन्हें देखा। अरे भाई, पहले मुझे ये तो बताओ कि चुनौती है क्या? चुनौती एक अखाड़ा युद्ध अरेना बैटल है। तुम्हें वहां के अखाड़ा रक्षक अरेना मास्टर को हराना होगा या फिर उसके लगातार हमलों के सामने 15 मिनट तक टिकना होगा। अद्वैत ने पूछा, क्या रक्षक बहुत ताकतवर है? रक्षक का प्राणी शावक अवस्था स्तर 3 का हिमकवच भेड़िया आइस आर्मर वुल्फ है। स्तर 3 का भेड़िया असल में बहुत शक्तिशाली नहीं होता, पर उन छात्रों के लिए जो अभी अभी साधक बने थे और जिनके पास स्तर 1 के प्राणी थे, ये भेड़िया उन्हें कुचलने के लिए काफ़ी था। अद्वैत ने कुछ सोचा और पूछा, क्या हम सीधे साधक पर हमला कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, सब एक साथ चिल्लाए। समझ गया। अद्वैत मुस्कुराया और बाहर की ओर चल दिया। अरे कहाँ जा रहे हो? क्लास शुरू होने वाली है और पहला पीरियड आचार्य श्रद्धा का है, एक सहपाठी ने याद दिलाया। चुनौती देने। अद्वैत के ये शब्द हवा में गूंजे और वह कमरे से बाहर निकल गया। सहपाठी एक पल के लिए सुन्न रह गए, फिर शोर मच गया। बाप रे, वह सच में जा रहा है? क्या अद्वैत को इतना आत्मविश्वास है? ज्यादा मत सोचो, चलो चलकर देखते हैं। पूरा झुंड बाहर की ओर भागा। जैसे ही वे गेट पर पहुंचे, आचार्य श्रद्धा अपनी किताबें लिए आती दिखीं। क्लास शुरू होने वाली है और तुम सब बाहर भाग रहे हो। क्या आज बगावत करने का इरादा है? आचार्य, अद्वैत कक्षा परिवर्तन चुनौती देने गया है। हम बस वही देखने जा रहे हैं। कक्षा परिवर्तन चुनौती? आचार्य श्रद्धा थोड़ी हैरान हुई। क्या तुम मुझसे झूठ नहीं बोल रहे? आचार्य, हमारे पास शेर जैसा दिल और चीते जैसी हिम्मत नहीं है कि आपसे झूठ बोलें। अद्वैत सच में गया है। ठीक है, चलो फिर मैं भी देखती हूँ, आचार्य श्रद्धा ने कहा और अखाड़ा क्षेत्र की ओर चल दी। तीसरे वर्ष के छात्रों के लिए ये चुनौती काफ़ी समय से खुली थी, पर अब तक कोई भी F श्रेणी का छात्र सफल नहीं हुआ था। आचार्य खुद देखना चाहती थीं कि अद्वैत के पास क्या योजना है। जब वे वहां पहुंचे तो अद्वैत अखाड़े के केंद्र में खड़ा था। उसके सामने एक ऊंचा और गठीला अखाड़ा रक्षक खड़ा था, जिसके साथ एक विशाल नीली आंखों वाला सफ़ेद भेड़िया गुर्रा रहा था। F श्रेणी का छात्र। रक्षक ने अद्वैत के बैज को देखकर उपहास किया। लड़के, क्या तुम्हें पता है कि यहाँ हारने पर चोट गंभीर लग सकती है? अद्वैत ने बस अपना हाथ हवा में लहराया और एक मंद रोशनी के साथ कूर्मराज जमीन पर प्रकट हुआ। कछुए ने अपनी आंखें खोलीं, रक्षक को देखा और फिर बड़े आराम से जम्हाई ली। भीड़ में हंसी का फव्वारा छूट गया। ये कछुआ, यह उस भेड़िए से लड़ेगा। ये तो लड़ने से पहले ही सो जाएगा। आचार्य श्रद्धा ने भी अपनी आंखें सिकुड़ीं, पर अद्वैत के चेहरे पर वही रहस्यमयी मुस्कान थी। नाटकीय मोड़। अद्वैत का सामना स्तर 3 के हिमकवच भेड़िए से है। कूर्मराज दिखने में भले ही सुस्त है, पर क्या उसका नया अति श्रेणी का कौशल इस मुकाबले का पासा पलट देगा? क्या अद्वैत पूरे स्कूल को चौंकाकर विशिष्ट कक्षा में अपनी जगह बना पाएगा?